पुस्तक 29 अध्याय 11 हृदय बल स्तर 5। जी निंग ने अपनी उत्तेजना को दबाया, फिर धीरे से एक उंगली हिलाई और अराजकता अमृत की 2 धारियां बाहर की ओर भेजीं। उसके प्राइमल ट्विन के पास ज्यादा अराजकता अमृत नहीं था, क्योंकि वह इस पूरे समय तीनों लोगों की रक्षा में लगा हुआ था। हालांकि उसके पास कम से कम कुछ बूंदें जरूर थीं। चूंकि यूची स्नो और जी यिचुआन की आत्माएं और शरीर विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए अराजकता अमृत की एक एक बूंद ही काफी थी। फुफ। अराजकता अमृत की 2 बूंदें 2 अलग अलग सच्ची आत्माओं की ओर उड़ीं। दोनों बूंदों ने तेजी से दोनों आत्माओं को अपने घेरे में ले लिया, फिर तुरंत और स्वाभाविक रूप से प्रत्येक सच्ची आत्मा के चारों ओर एक आत्मा का निर्माण शुरू कर दिया। हालांकि पुनर्जन्म के 6 मार्गों का उपयोग करके आत्माओं और शरीरों का निर्माण करना भी संभव था, लेकिन वे शरीर और आत्माएं काफी निम्न गुणवत्ता के होते। ज्यादा से ज्यादा वे पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्तियों को प्राकृतिक रूप से जन्मे जियांटियन जीवन रूपों के बराबर ही रहने देते। लेकिन यदि कोई व्यक्ति शरीर और आत्मा के पुनर्निर्माण के लिए सीधे अराजकता अमृत का उपयोग करता है, तो इसका परिणाम पुनर्तः परिपूर्ण शरीर के निर्माण में होगा। आत्माएं अब पूरी तरह से बन चुकी थीं। तुरंत दोनों आत्माएं उठकर शून्य के भीतर खड़ी हो गईं। एक आत्मा यूची स्नो की थी, दूसरी जी यिचुआन की। दोनों पूरी तरह से होश में आ चुकी थीं, और निंग अपनी अमर ऊर्जा का उपयोग करके उनकी आत्माओं में बंद यादों को जगाने में उनकी मदद कर रहा था। अपनी वर्तमान शक्ति के स्तर पर निंग केवल एक विचार से ही उनकी यादों को जगाने में सक्षम था। हालांकि यूची स्नो और जी यिचुआन वास्तव में 2 जन्म पहले ही मर चुके थे। निंग, बेटा, दोनों अविश्वास से निंग को घूर रहे थे। निंग काफी उत्साहित था। उसने तुरंत कहा, पिताजी, माताजी, अभी मेरी चिंता मत करो, पहले अपने शरीरों का पुनर्निर्माण तो होने दो। बस तुम्हें इसके लिए कामना करनी है। तुम्हारे आसपास के अराजकता अमृत में अद्भुत गुण हैं और वह सभी चीजों का निर्माण करने में सक्षम है। उनकी आत्माओं के आसपास के खाली क्षेत्र में मांस और यहाँ तक कि कपड़े भी बनने लगे थे। निंग उन्हें बिना कपड़ों के बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था। धीरे धीरे जी यिचुआन और यूची स्नो दूर से कई आकृतियां देख पा रहे थे। जल्द ही दोनों पूरी तरह से भौतिक हो गए। बर्फीले सफेद फर पहने दोनों उस शून्य में खड़े थे। बात यह थी कि जी यिचुआन और यूची स्नो के पास असल में यादों का एक और सेट था। ये सेट विलोरिवर चुआन और ईस्टफ्लो स्नो के रूप में बिताए उनके जीवन से आया था। बर्फ। जी यिचुआन ने अपनी पत्नी की ओर देखा। यिचुआन, यूची स्नो ने उसे घूर कर देखा। वे पिछले और वर्तमान दोनों जन्मों में साथ रहे थे। स्वेलो माउंटेन में रहते हुए यूची स्नो की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। जी यिचुआन को भी गंभीर चोटें आई थीं। अंत में उसे लगा कि उसके पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा है और इसलिए वह भी मर गया। अगला जन्म और भी दुखद था। अंत में सीमलेस गेट के अभिशापों ने उनके शहर के सभी लोगों को बंदी बना लिया और उनका इस्तेमाल जादुई खजानों को परिष्कृत करने के लिए किया, जिससे उनकी आत्माएं चकनाचूर हो गईं। जी यिचुन और यूची स्नो ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। निंग, बेटा, उन्होंने अपनी नजरें निंग की ओर घुमाईं। क्या हो रहा है? यिचुआन पूरी तरह से हैरान था। उनके आसपास का इलाका खाली जगह से भरा था और वे दूर से अविश्वसनीय शक्ति की आभा बिखेरती आकृतियां भी देख पा रहे थे। स्नो उत्साहित भी थी और हैरान भी। वह मर गई थी और यिचुआन भी, है ना? और वे अंतरिक्ष के खालीपन में इतनी आसानी से कैसे खड़े हो पाए, जैसे समतल जमीन पर खड़े होते हैं? उन्हें कौन सहारा दे रहा था? लेकिन उन्हें यकीन था कि यह सब उनके बेटे की वजह से ही हुआ होगा। पापा, माँ, वो सारी बुरी बातें खत्म हो गई हैं। अब हमें फिर कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। बोलते हुए निंग की आवाज थोड़ी कांप रही थी। स्नो की आंखें तुरंत लाल हो गईं और वह सीधे निंग को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। निंग ने भी अपनी माँ को गले लगा लिया। उसकी माँ का आलिंगन वह उतना ही गर्म था जितना उसकी यादों में था। निंग ने अचानक अपना सिर उठाया। उसके पिता यिचुआन भी वहां आ गए थे और निंग ने अपने पिता को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। उनका 3 सदस्यीय परिवार फिर से एक साथ था। सुभूति, पवन राक्षस और आसपास के अन्य प्राणियों की बात करें तो वे सब ईर्ष्या से देखते हुए आहें भर रहे थे। उनमें से कई तो आदिकालीन अराजकता या स्वर्ग और पृथ्वी से उत्पन्न हुए थे। उनके पहले कभी माता पिता नहीं थे, फिर भी वे निंग और उसके माता पिता के बीच के गहरे रिश्ते को महसूस कर सकते थे। जैसे ही उसने अपने पिता और माँ को गले लगाया, उसकी आत्मा में बरसों से दबा तनाव आखिरकार मुक्त हो गया। और इस क्षण निंग की हृदय शक्ति 5वें चरण तक पहुंच गई और तेजी से शक्ति में बढ़ने लगी। 3 लोगों के अंतिम युद्ध के परिणामस्वरूप निंग ने अंततः हृदय तलवार लोक को समझ लिया और उसका उपयोग करके वृद्ध युआन का वध कर दिया। तार्किक रूप से उस समय उसे हृदय बल के 5वें चरण में प्रवेश कर जाना चाहिए था। हालांकि उसके हृदय पर बहुत सी चीजें भारी पड़ रही थीं, जिससे वह उस अड़चन में फंस गया। त्रिलोक छोड़ने के बाद वह अनंत प्रदेशों में प्रवेश कर चुका था। उसने ब्राइट शो साम्राज्य और वैकल्पिक ब्रह्मांड में कई चीजों का अनुभव किया था और अंततः 5 सर्वोच्च दाव को एक आदर्श तरीके से एक साथ जोड़ दिया था। उसका मन और हृदय दोनों ही अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन वह अभी भी उस अड़चन में ही अटका हुआ था। उसका हृदय जीवन के सत्य को कभी समझ ही नहीं पाया था। अब वास्तवेन महल पहुंचकर और अपने माता पिता की सच्ची आत्माओं को भाग्य की नदी से बचाकर निंग आखिरकार सचमुच आराम कर पाया। नतीजतन वह स्वाभाविक रूप से हृदय शक्ति के सत्य स्तर तक पहुंच गया। निंग के दिल की गहराइयों में एक और दृढ़ इच्छा थी, यूवेई को पुनर्जीवित करना। हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि यह कितना मुश्किल होगा।
यहाँ तक कि वैकल्पिक ब्रह्मांड में मोहरों के ताव के सर्वोच्च विशेषज्ञ सम्राट मनीसील भी अपने ही शिष्य को पुनर्जीवित करने में असमर्थ रहे थे। निंग ने पहले कभी किसी के ऐसा करने के बारे में नहीं सुना था, जो इस बात का प्रमाण था कि यह कितना मुश्किल होगा। लेकिन चूंकि यह इतना मुश्किल था, इसलिए निंग इसका सामना काफी शांति से कर पाया। धमाका, उसकी हृदय शक्ति का जबरदस्त विस्तार हुआ। पिछले कुछ वर्षों में उसने जो कुछ अनुभव किया था, उसके कारण निंग की हृदय शक्ति अचानक आसमान छूने लगी और 5वीं अवस्था के शिखर पर पहुंच गई। उसकी हृदय शक्ति और चेतना का सागर एक साथ मिल गए, जिससे कुछ परिवर्तन हुए। अगर उसकी हृदय शक्ति थोड़ी ज्यादा मजबूत होती तो उसकी हृदय शक्ति और चेतना के सागर के बीच का मेल उसे एक हृदय लोक स्थापित करने की अनुमति देता। केवल हृदय लोक स्थापित करने पर ही किसी को सही मायने में हृदय शक्ति साधक माना जा सकता था, और वे वाकई अविश्वसनीय रूप से भयावह आकृतियां थीं। हृदय शक्ति साधक जो डाउनलोड्स के रूप में वर्ज तक पहुंच गए थे, उनके हृदय लोक एक पूरे क्षेत्र जितने विशाल होते। इस बिंदु पर उनके हृदय लोक प्रक्षेपण का अवतरण ही एक साधारण वर्ज स्तरीय डाउनलोड को आसानी से कुचलकर मार डालने के लिए पर्याप्त होता। लेकिन हृदय विश्व प्रक्षेपण का प्रयोग हृदय बल से लड़ने का सबसे क्रूर तरीका था। सच्चे हार्टफोर्स कल्टीवेटर्स के पास कुछ रहस्यमयी गुप्त कलाएं होती थीं, जो वाकई बहुत जबरदस्त होती थीं। बर्टुलू, ईस्टकल्ट और ग्रेट जॉय सभी ने कई सुप्रीम दास में महारत हासिल कर ली थी और उन्हें एक साथ जोड़ दिया था। लेकिन बर्टुलू एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर था। असल लड़ाई में वह बाकियों से ज्यादा ताकतवर होता। अगर बर्टुलू हार्टस्वॉर्ड तलवार कला पूरी तरह सीख लेता और अपने हार्टफोर्स को अपनी नजदीकी युद्ध क्षमताओं के साथ पूरी तरह से मिलाना सीख लेता, तो उसकी शक्तियां और भी बढ़ जाती। अफसोस, हार्टस्वॉर्ड तलवार कला बेहद मुश्किल थी। निंग खुद एक तलवार साधक था जो हार्टफोर्स में भी कुशल था, इसीलिए वह इसमें बुनियादी स्तर तक पहुंच पाया था, लेकिन बर्टुलू नहीं। 3 लोगों के ऊपर 0। यिचुआन और स्नो दोनों ने अपने बेटे को छोड़ दिया, फिर उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराए। निंग, बेटा, हमें बताओ कि दुनिया में क्या हो रहा है। तुम्हारी माँ और मैं दोनों ही पूरी तरह उलझन में हैं, यिचुआन ने कहा। कहानी बहुत लंबी है। मुझे यकीन है कि तुम दोनों सीमलेस गेट के बारे में जानते होगे, निंग ने कहा। सीमलेस गेट? यिचुआन और स्नो दोनों गंभीर हो गए। हमने उनके बारे में सुना है। कहानियां कहती हैं कि वे ही तीनों लोगों में अराजकता फैलाते हैं। सीमलेस गेट की चालबाजियों के कारण उन दोनों की मौत हो गई थी। ठीक है, वह एक सच्चा संकट था और हमारे कई वरिष्ठ उसमें मारे गए, निंग ने धीरे से कहा। वह उस महायुद्ध और उन वीरों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया जिन्होंने शांतिपूर्वक अपने प्राणों की आहुति दी थी। लेकिन वह युद्ध बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। त्रिलोक अब एक बार फिर शांतिपूर्ण है। मैं एक जीवन रक्त शपथ से बंधा हुआ था, इसलिए मैं आज तक भाग्य की नदी से तुम्हारी सच्ची आत्माओं को वापस नहीं ला पाया। तभी मैं तुम्हें पुनर्जीवित कर सका। आत्माओं की नदी, सच्ची आत्मा। यिचुआन और स्नो दोनों ही थोड़े हतप्रभ थे। दोनों में से किसी ने भी अपने दोनों जन्मों में साधना के उच्च स्तर को नहीं छुआ था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसकी आत्मा चकनाचूर हो गई हो, उसे वापस जिंदा किया जा सकता है। पिताजी, माताजी, हम इन बातों पर बाद में अपने घर में एकांत में चर्चा कर सकते हैं। निंग मुस्कुराया, फिर मुड़कर पास खड़ी आकृतियों को देखा। उसने पुकारा, गुरुजी। सुभूति उड़कर आया। जी यिचुआन और युची स्नो, आप दोनों ने निश्चित रूप से एक अद्भुत पुत्र को जन्म दिया है। दाओफादर सुभूति ने हंसते हुए कहा। पिताजी, माताजी, यहाँ उपस्थित व्यक्ति मेरे गुरु कुलपिता सुभूति हैं, निंग ने कहा। यदि गुरु का मार्गदर्शन न होता तो मैं कभी भी अपनी वर्तमान ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता। आहा, जी निंग, आपकी उपलब्धियां सिर्फ आपकी वजह से हैं। मैंने ज्यादा मदद नहीं की, सुभूति ने तुरंत कहा। निंग ने आगे कहा, और वहाँ जो सज्जन हैं, वे सीमलेस गेट के नेता हैं, सभी राक्षसों के स्वामी हैं। दूर खड़े पवन दानव ने निंग के माता पिता की ओर इशारा किया। एक झटके में वह भी कुलपति सुभूति के पास प्रकट हो गया। जब मुझे पता चला कि जी निंग के माता पिता मेरे निर्बाध द्वार के कारण मारे गए, तो मैं अपराध बोध से ग्रस्त हो गया। हालांकि उस विपत्ति को भड़काने वाला दानव हृदय ही था। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि मैंने उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। सीमलेस गेट का नेता? यिचुआन और स्नो दोनों दंग रह गए। सीमलेस गेट ही उस अराजकता के पीछे की मुख्य शक्ति थी जिसने तीनों लोगों में तबाही मचा रखी थी। माना जाता है कि ताओवादी पथ या बौद्ध संघ के नेता भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आखिर उनका बेटा ऐसे लोगों को कैसे जानता था? उनका बेटा कितना शक्तिशाली हो गया था? आखिर जब वे दोनों पहली बार मारे गए थे, तब निंग ब्लैक व्हाइट कॉलेज भी नहीं गया था। यह व्यक्ति बौद्ध संघ के बुद्ध मैत्रेय हैं। यह व्यक्ति ताओवादी पथ का ताओवादी जैट कड़ाही है। निंग ने आसपास के अमर और दुष्ट देवताओं का अपने माता पिता से परिचय कराना शुरू किया। यिचुआन और स्नो की उलझन बढ़ती जा रही थी। हालांकि उन्होंने इनमें से ज्यादातर लोगों के बारे में नहीं सुना था, लेकिन कुछ के बारे में सुना था और जानते थे कि ये वो लोग हैं जिनकी प्रतिष्ठा ने तीनों लोगों को हिलाकर रख दिया था। ये अब तीनों लोगों के सबसे कुलीन अमर और दानव देवता हैं, निंग ने अपने माता पिता को समझाया। फिर मुड़कर भारी आवाज में कहा, दोस्तों, मैं अपने माता पिता के साथ कुछ समय के लिए कहीं जा रहा हूँ। कुछ ही दिनों में मैं आप सभी को एक भव्य भोज में आमंत्रित करूंगा। आप बहुत दयालु हैं, डार्कनॉर्थ। हाँ, ये पहली बार है कि डार्कनॉर्थ एक अमर भोज का आयोजन कर रहा है। हम अवश्य भाग लेंगे। निंग मुस्कुराया, अपने गुरु सुभूति से कुछ शब्द कहे, फिर अपने माता पिता को ले गया। पिताजी, माताजी, मेरे साथ आइए।
अविश्वसनीय तलवार इरादे की आभा ने उन तीनों को ढंक लिया। फिर उन्हें शून्य से होते हुए उस घर की ओर ले गई जहां ऑटम लीफ, ब्राइट मून, अंकल वाइट, लिटिल किंग और ब्लूक्लिफ शियाओयू रहते थे। पुस्तक 29, अध्याय 12, 3 लोगों का आधार। 3 क्षेत्र, ग्रैंड जिया दुनिया। निगल पर्वत। बहुत पहले जी निंग ने महायुद्ध से बचाने के लिए पूरे स्वेलो पर्वत क्षेत्र को ग्रैंड जिया से हटा दिया था। अब जब विपत्ति समाप्त हो चुकी थी, निंग ने अपनी एक प्रमुख दुनिया, डार्क नॉर्थ दुनिया, स्थापित कर ली थी और जी कबीले को उस दुनिया में स्थापित कर दिया था। ग्रैंड जिया के स्वेलो माउंटेन के बारे में क्या, निंग यहीं पला बड़ा था, इसलिए उसने इसे फिर से बनवाया था। ऑटम लीफ, अंकल वाइट, लिटिल किंग और ब्राइट मून आमतौर पर यहीं रहते थे। सरपेंट विंग झील, ब्राइट हार्ट द्वीप, फुश, जी निंग, जी यिचुआन और यूची स्नो सभी सरपेंट विंग झील के ऊपर हवा में दिखाई दिए। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा बरसों पहले दिखता था। यिचुआन और उसकी पत्नी स्नो हवा में खड़े होकर झील को घूर रहे थे। सरपेंटविंग झील बिल्कुल नहीं बदली है। एक चीज जो बदली वह ये कि सर्पविंग राक्षस बहुत पहले ही मर चुका है। निंग ने उनके पास से मजाक करते हुए कहा, निंग बेटा, पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है? स्नो ने अपने बेटे की तरफ देखा। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मम्मी पापा, उधर देखो, तुम्हारी पोती आ रही है। निंग ने दूर की ओर इशारा किया। दूर से एक काले वस्त्र पहनी युवती खुशी से लबरेज उनकी ओर उड़ती हुई आ रही थी। उसके पीछे ऑटम लीफ, अंकल वाइट, लिटिल किंग, ब्लूक्लिफ शियाओयू, म्यू नॉर्टसन और अमर डायनकाई थे। युवा मास्टर, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई मास्टर, वे सभी निंग की ओर खुशी से पुकारे। जैसे ही वे पास आए, ऑटम लीफ और अंकल वाइट दंग रह गए, खासकर अंकल वाइट। वह निंग के पास खड़ी दोनों आकृतियों को एकटक देखते रहे और अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यिचुआन ने अंकल वाइट को घूरा, फिर मुस्कुराया। छोटे वाइट, बड़े भाई। अंकल वाइट ने यिचुआन को घूर कर देखा। दोनों भाई जैसे थे और उन्होंने कई बार एक दूसरे के साथ जिंदगी और मौत की जंग लड़ी थी। वे एक दूसरे के बेहद करीब थे। बड़ी बहन स्नो। फिर अंकल वाइट ने स्नो की तरफ देखा। तुम सब, मास्टर। ऑटम लीफ भी बहुत उत्साहित थी और उसने जल्दी से प्रणाम किया। शरद पत्ता, स्नो मुस्कुराई और सिर हिलाया। निंग जब छोटा था तब उसके साथ 2 सेवक रहते थे। बसंत घास तो बहुत पहले ही मर चुकी थी, लेकिन शरद पत्ता इस पूरे समय उसके साथ रहा। जहां तक निंग का सवाल है, उसने काले वस्त्र पहनी युवती को घूरा और चिल्लाया, ब्राइट मून, यहाँ आओ और अपनी दादी और दादा को सम्मान दो। ब्राइट मून दंग रह गई। उसने अपने दादा दादी के बारे में सुना था, लेकिन उनसे पहले कभी नहीं मिली थी। निंग का आदेश सुनते ही वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और बोली, ब्राइट मून, दादाजी और दादी जी, आपको नमस्कार। बड़े भाई, बड़ी बहन स्नो, ये ब्राइट मून है। ये जी निंग और यूवेई की बेटी है। अंकल वाइट ने तुरंत कहा। हमारी पोती। यिचुआन और स्नो दोनों बहुत खुश थे। जब उनकी मृत्यु हुई तब निंग अभी भी बहुत छोटी थी। किसने सोचा था कि अचानक उनका पोता पोती हो जाएगा? उठो, उठो। स्नो ने तुरंत अपनी पोती को उठा लिया। जितना ज्यादा वह ब्राइट मून को देखती, उतनी ही ज्यादा खुश होती। ब्राइट मून का रूप रंग निंग और यूवेई दोनों से मिलता जुलता था। हालांकि वह ज्यादातर यूवेई जैसी दिखती थी, फिर भी उसमें निंग के कुछ गुण भी थे। कितनी खूबसूरत लड़की है। मेरी तो कितनी खूबसूरत पोती है। तुम्हारी माँ भी कितनी खूबसूरत होगी। निंग बेटा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? क्या लिटिल वाइट ने नहीं बताया कि तुम्हारी पत्नी का नाम यूवेई है? स्नो मुस्कुराई। अचानक सब लोग चुप हो गए। स्नो और यूची को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन बाकी सबको पता था कि क्या हुआ था। सालों पहले यूवेई को युद्धों के दौरान काले वस्त्रधारी गॉड किंग ने सरेआम मार डाला था। निंग ने पूरी शांति से जवाब दिया, वह चली गई है। यिचू और स्नो को तुरंत समझ आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ हुआ हो। दादाजी, दादी, लगता है आपको बहुत सी बातें पता नहीं हैं। मैं आपको बताती हूँ। ब्राइट मून ने तुरंत यिचुआन और स्नो को गर्मजोशी से कहानी सुनानी शुरू कर दी। आपके निधन के कुछ समय बाद, लेकिन मेरे पिता के ब्लैक व्हाइट कॉलेज में दाखिला लेने से पहले, मैं कहानी वहीं से शुरू करती हूँ। हाँ, आप दोनों इसे सुनकर दंग रह जाएंगे। ये देखकर निंग वहीं खड़ा रहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके पिछले इतिहास को छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। यिचुआन और स्नो अपनी बेटी ब्राइट मून को निंग की कहानी सुनाते हुए सुनते रहे। बीच बीच में अंकल वाइट, लिटिल किंग या शियाओयू भी कुछ बातें जोड़ देते। यहाँ तक कि निंग के कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई म्यू नॉर्टसन भी कुछ हिस्सों में समझाने के लिए आगे आते, और निंग के गुरु अमर डायनकाई भी। यिचुआन और उसकी पत्नी स्नो इस कहानी से पूरी तरह स्तब्ध रह गए। यह कोई कहानी नहीं थी, ये तो एक पूरी किंवदंती थी। हालांकि वे जानते थे कि उनका बेटा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, फिर भी उन्होंने कैसे सोचा होगा कि स्वेलो माउंटेन का उनका प्रतिभाशाली तलवारबाज बेटा इतना तेजस्वी व्यक्तित्व बन जाएगा। वह न केवल त्रिलोक के सर्वोच्च स्तर के अमर और दानव देवताओं के समकक्ष पहुंच गया था, बल्कि उसने युद्ध को समाप्त करने में भी निर्णायक भूमिका निभाई थी। जहां तक उसकी वर्तमान शक्ति का प्रश्न है, वह पूरी तरह से अथाह थी। उन्हें यूवेई की मृत्यु के बारे में भी पता चला। दुर्भाग्य से जब उसकी आत्मा नष्ट हुई तो उसकी असली आत्मा भी छिन्न भिन्न हो गई। फिलहाल उसे पुनर्जीवित करने का कोई उपाय नहीं था। कुछ दिनों बाद निंग ने स्वेलो पर्वत के ब्राइट हार्ट द्वीप पर एक त्रिलोक भोज का आयोजन किया। त्रिलोक के सभी उच्च स्तरीय अमर और दानव देवता इसमें भाग लेने आए। बेशक निंग के कई पुराने दोस्त भी आए थे, जैसे माउंट इनहॉट के अन्य सदस्य, जिनमें क्रेजी जी, सन वुकोंग और रेड स्नो शामिल थे।
यहाँ तक कि नॉर्थमोट बाइवेई और स्लोपी दाओइस्ट जैसे लोग भी आए थे, जो ब्लैक व्हाइट कॉलेज में उनके सबसे बड़े प्रशिक्षु भाई थे। निंग ने पहली बार इतना भव्य भोज आयोजित किया था और अंत में उन्होंने दाओ पर भी व्याख्यान दिया, जिससे तीनों लोगों के कई अमर और दुष्ट देवताओं को महान ज्ञान प्राप्त हुआ। आदिकालीन अराजकता के दूसरी ओर वास्टहेवन क्षेत्र, वास्टहेवन महल। पलक झपकते ही निंग के वास्टहेवन पैलेस पहुंचने के 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया। निंग के औपचारिक स्वागत भोज का दिन आ गया। जी निंग, जी निंग। दाओ लॉर्ड सोलेस्की दूर से उसकी ओर चिल्ला रहा था। बड़े भाई। निंग अपनी जागीर से बाहर आया। सू यूजी और पिलसेंट उसके साथ थे। निंग मुस्कुराया। मैं दूर से तुम्हारी चीखें सुन सकता था। मैं कुछ दिन पहले आपसे मिलना चाहता था, लेकिन पिलसेंट ने मुझे बताया कि आप एकांत ध्यान में थे। दाओ लॉर्ड सोलेस्की ने हंसते हुए कहा। मेरे बड़े भाई मुझसे मिलना चाहते थे। निंग ने पिलसेंट की तरफ देखा। पिलसेंट ने जल्दी से समझाया। दाओ लॉर्ड सोलेस्की ने कहा था कि कोई जरूरी बात नहीं है और मुझे तुम्हें परेशान न करने को कहा था। दाओ लॉर्ड सोलेस्की ने भी सिर हिलाया। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जी निंग, इस बार तुमने सच में मेरे साथ गलत किया। तुमने दाओ लॉर्ड ब्लेसविंड को पकड़ लिया, जो क्लियरविंड मंदिर की तीसरी सीढ़ी का दाओ लॉर्ड है। तीसरी सीढ़ी का दाओ लॉर्ड, और तुमने उसे पकड़ लिया। तुम मुझसे इतना अविश्वसनीय कारनामा कैसे छिपा सकती हो और मुझे बताए बिना? अगर भाई ईस्टर्न ने कुछ देर पहले हमें विस्तार से न बताया होता तो मुझे कुछ भी पता न चलता। निंग चौंक गया। उसने तुरंत कहा, ठीक है, यह निश्चित रूप से मेरी गलती थी। सच कहूं तो निंग ने इस गिरफ्तारी को कोई बड़ी बात नहीं समझा था। उसकी नज़र में क्लियरविंड मंदिर कोई खतरा नहीं था। अगर पैट्रियार्क क्लियरविंड खुद भी आ जाए तो भी वह वास्टेविन महल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर हालात वाकई बिगड़ गए तो निंग उस आदमी को मारने के लिए मृतक हेगेमॉन की दाव सील का इस्तेमाल कर सकता था। निंग को इस मामले में कोई खास परवाह नहीं थी, इसीलिए उसने इसे जरूरी नहीं समझा। अपने माता पिता को जिंदा करने में पूरी तरह व्यस्त होने के कारण वह वास्टेविन पैलेस को इस बारे में बताना ही भूल गया था। ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मेरे अवतार के यहाँ होने से हमें क्लियरविंड से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होगी। दाओ लॉर्ड सोलेस्की काफी उत्साहित था। लेकिन आपने थर्ड सटिप के दाओ लॉर्ड को पकड़ लिया है। हाँ, क्लियरविंड के चेहरे के भावों की कल्पना करके ही मुझे चक्कर आ रहा है। मैंने पहले ही दाओ लॉर्ड को वश में कर लिया है। बड़े भाई सोलेस्की, तुम उससे अपनी मर्जी से निपटने के लिए आजाद हो, निंग ने कहा। उसे पकड़ने वाले आप ही थे। मैं कैसे फैसला ले सकता हूँ? दाओ लॉर्ड सोलेस्की ने तुरंत कहा। इतने विनम्र मत बनो, बड़े भाई। अगर तुम इस मौके का फायदा उठाकर क्लियरविंड टेम्पल को दबाना और उससे पैसे ऐंठना चाहते हो तो बेझिझक ऐसा करो। दाओ लॉर्ड सोलेस्की ने सिर हिलाया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि पैट्रियार्क क्लियरविंड किस तरह का आदमी है। उसे ब्लैकमेल करना आसान नहीं होगा। अरे छोड़ो भी, क्लियरविंड ऐसी किसी बात को यूं ही नजरअंदाज नहीं करेगा। देखते हैं। निंग ने सिर हिलाया। ठीक है बड़े भाई, मुझे आपसे कुछ मदद मांगनी है। यह क्या है? दाओ लॉर्ड सोलेस्की ने पूछा। निंग ने कहा, मैं कुछ तकनीकें, गुप्त कलाएं और दिव्य क्षमताएं इकट्ठा करना चाहता हूँ। मुझे हर तरह की तकनीकें चाहिए। दाओ लॉर्ड सोलेस्की ने निंग की ओर देखा। क्या तुम अपना स्कूल खोलने की योजना बना रहे हो? निंग ने सिर हिलाया। नहीं, यह मेरे वतन के लिए है। मेरे वतन के पास कोई अच्छी तकनीक नहीं है। मैं उनके लिए कुछ अच्छी तकनीकें जुटाना चाहता हूँ, निंग ने कहा। वास्टहेवन पैलेस में कुछ बुनियादी तकनीकें हैं जिन्हें बिना किसी समस्या के दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है, दाओ लॉर्ड सोलेस्की ने कहा, लेकिन जो अधिक शक्तिशाली हैं उनके व्यवहार के बारे में हमारे अपने नियम हैं। निंग ने कहा, हम सब कुछ नियमों के अनुसार करेंगे। मुझे दाओ लॉर्ड स्तर से नीचे की सभी प्रकार की दिव्य क्षमताओं, तकनीकों और गुप्त कलाओं की आवश्यकता है और मैं नियमों के अनुसार उतना ही अराजकता अमृत दूंगा। यहाँ तक कि दाओ गठबंधन भी अपनी कई गुप्त कलाओं और दिव्य क्षमताओं को बेचने को तैयार था। वास्टेवेन महल की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि दाओ लॉर्ड ऑलगॉड, नोविसिस वाटर और ऐसी ही अन्य तकनीकों को भी ब्राइट शो साम्राज्य को बेच दिया गया था। निंग को केवल दाओ लॉर्ड स्तर से नीचे की तकनीकों की जरूरत थी, अभी ज्यादा गहन तकनीकों की जरूरत नहीं थी। वास्टेवेन पैलेस के पास भी उतनी शक्तिशाली विरासतें नहीं थीं। ओह, दाओ लॉर्ड स्तर से नीचे, यह आसान होगा। दाओ लॉर्ड सोलेस्की ने सिर हिलाया। हालांकि अनगिनत वर्षों में वास्टेवन पैलेस ने काफी तकनीकें जमा कर ली हैं। अगर हम आपको अपना सब कुछ दे दें तो भी आपको 3 मिलियन क्यूब कैओस नेक्टर की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं आपका फायदा नहीं उठाना चाहता। नियम तो नियम है। ये तकनीकें अनगिनत भाइयों ने अनगिनत वर्षों में जमा की हैं। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। 3 मिलियन ही सही। वास्टेवेन पैलेस एक प्राचीन विद्यालय था जिसका आसपास के प्रदेशों पर प्रभुत्व था और जो अनगिनत अराजकता चक्रों से अस्तित्व में था। परिणामस्वरूप इसमें दाओ लॉर्ड स्तर से नीचे की तकनीकों का प्रचुर भंडार था। यही कारण था कि यह स्थान कई लोगों के लिए साधना के लिए एक पवित्र भूमि माना जाता था। अब जबकि निंग ने इसकी सभी तकनीकों को खरीद लिया था, त्रिलोक की नींव स्थापित हो चुकी थी। आखिरकार त्रिलोक के अधिकांश साधक केवल ज्येष्ठ देवता या पितृ अमर स्तर के ही थे। विश्व स्तर तक पहुंचना और फिर दाओ लॉर्ड बनना बहुत कठिन था। सच तो ये है कि अगर उसे वास्टहेवन पैलेस से अपनी जरूरत की चीजें नहीं मिल पाती तो वह दाओ एलायंस से खरीद लेता, लेकिन यह ज्यादा परेशानी भरा होता और शायद ज्यादा महंगा भी। और उन विरासतों के बारे में जिनका उपयोग दाओ लॉर्ड कर सकते थे, यहाँ तक कि वास्टेवन पैलेस के पास भी ऐसी बहुत कम विरासतें थीं और वे या तो उसके दाओ लॉर्ड द्वारा छोड़ दी गई थीं या भाग्यवश उन्हें प्राप्त हुई थीं। उन्हें दूसरों को यूं ही नहीं सिखाया जाता था।
उन्हें यूं ही दूसरों को नहीं सिखाया जाता था। निंग जो करने की योजना बना रहा था वह था अपनी कुछ विरासतें बनाना और उन्हें तीनों लोगों के लिए छोड़ देना। उदाहरण के लिए उसकी ब्राइट मून तलवार कला निश्चित रूप से सबसे उत्कृष्ट विरासतों में से एक थी, लेकिन निश्चित रूप से किसी को भी इसका अध्ययन करने की अनुमति नहीं होगी। इच्छुक पक्षों को निंग द्वारा इतनी मेहनत से बनाई गई तलवार दाव सीखने से पहले कई स्तरों के परीक्षणों से गुजरना होगा। अनगिनत वर्षों में निर्मित वास्तविन पैलेस के भंडार को 3 लोगों की नींव के रूप में उपयोग करना ही पर्याप्त होगा। निंग के हृदय में खुशी की लहर दौड़ गई। पुस्तक 29 अध्याय 13 ओमेगा तलवार दाव। हाँ, आप इतनी आसानी से 3 मिलियन क्यूब पर सहमत हो गए। डाउलॉर्ड सोलेस्की हंसा। जैसा कि तीसरे चरण के डाउलॉर्ड को पकड़ने में सक्षम किसी व्यक्ति से उम्मीद की जाती है, आपके संसाधन वाकई असाधारण हैं, है ना? जी निंग ने कहा, मेरी किस्मत बाकी लोगों से बेहतर थी। बड़े भाई सोलेस्की, हमारे सभी भाई आ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं। क्या आपकी बातचीत खत्म हो गई? डाउलॉर्ड ब्राइटफिश की हंसी दूर से सुनाई दे रही थी। धैर्य रखो मेरे भाई ब्राइटफिश, हम थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने निंग की ओर देखा। आओ आओ जल्दी करो, स्वागत भोज शुरू होने वाला है। औपचारिक स्वागत समारोह हुआ। समारोह समाप्त होने के बाद निंग को अब वास्तवन महल का औपचारिक सदस्य मान लिया गया। इससे डाउलॉर्ड सोलेस्की, डाउलॉर्ड बैटलमास्टर और डाउलॉर्ड ब्राइटफिश सभी को थोड़ी राहत मिली। वे समझ गए थे कि निंग एक असाधारण डाउलॉर्ड जरूर होगा। हालांकि उसके पास स्वागत का एक ताबीज था, फिर भी वास्तवन महल में शामिल होने से पहले उसका मन बदलना पूरी तरह जायज था। अब जब वह इसमें शामिल हो गए हैं तो वह सचमुच आजीवन मित्र और भाई रहेंगे। गड़गड़ाहट। अंतरिक्ष के अंधेरे में एक मंदिर जिससे अजीबोगरीब नीली ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं, तेज गति से उड़ रहा था। जैसे जैसे ऊर्जा की धाराएं उसके चारों ओर उमड़ती और बहती गईं, वह आश्चर्यजनक गति से अंतरिक्ष में तेजी से उड़ता जा रहा था। सुंदर काले वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति मंदिर के भीतर खड़ा था और चुपचाप आकाश की ओर देख रहा था। उसकी आंखें समुद्र की गहराई जितनी शांत थीं। उसके नीचे 7 आदरणीय विश्वस्तरीय साधक खड़े थे। वह ब्लेसविंड को पकड़ने में कामयाब रहा। डार्कनॉर्थ नाम का ये युवक वाकई बहुत साहसी है, काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने शांति से कहा। वह सोलेस्की से भी ज्यादा साहसी है। विश्व स्तरीय शिष्यों में से एक ने तुरंत कहा, कुलपति, डार्कनॉर्थ ने जरूर किसी खास खजाने को बड़ी किस्मत से हासिल किया होगा। डाउलॉर्ड ब्लेसविंड ने खुद कहा था, है ना? उसे एक गोलेम ने हराया था जिसमें तीसरे चरण के सर्वोच्च डाउलॉर्ड जितनी शक्ति थी, और फिर उनके द्वारा की गई एक घिनौनी चाल के कारण उसे बंदी बना लिया गया। खैर, ये डार्कनॉर्थ तो बस एक विश्व स्तरीय साधक है। वह आपसे बिल्कुल भी नहीं लड़ पाएगा, कुलपति। ज्यादा आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए, पैट्रियार्क क्लियरविंड ने शांति से कहा। इन शानदार किस्मत के झटकों में कभी कभी सचमुच जमीन हिला देने वाले खजाने शामिल हो सकते हैं। वह चौथे चरण का एक दाउलॉर्ड था। चौथे चरण के दाउलॉर्ड तीसरे चरण के दाउलॉर्ड से बिल्कुल अलग थे। चौथे चरण तक पहुंचने का मतलब था दावमज के कगार पर पहुंचना, जिसका मतलब था कि आप एक खास दाव में भयानक ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। वह इतने लंबे समय तक डाउलॉर्ड सोलेस्की के खिलाफ इसलिए लड़ पाया क्योंकि उसकी शक्ति का स्तर भी उसके समान ही था। पैट्रियार्क क्लियरविंड और डाउलॉर्ड सोलेस्की चौथे चरण के अन्य डाउलॉर्ड्स के मुकाबले बेहद शक्तिशाली थे। दोनों ने कई खतरों का भी सामना किया था। वे स्वाभाविक रूप से खुद को बचाए रखने में काफी कुशल थे और किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकते थे। जब हार्टलॉर्ड सोलविंड ने उस दाव सील को तोड़ दिया था तो वह तीसरे चरण के एक दाउलॉर्ड को आसानी से मार गिराने में कामयाब हो गया था। लेकिन अगर उसका सामना पैट्रियार्क क्लियरविंड से होता, दाव सील की तो बात ही छोड़िए, हॉट पैलेस के पैलेस लॉर्ड ने अगर हमला भी कर दिया तो भी अगर वह सावधान न रहा तो पैट्रियार्क क्लियरविंड शायद बच निकलने में कामयाब हो जाता। सोलेस्की, मुझे उसके साथ लड़ते हुए काफी समय हो गया है। पैट्रियार्क क्लियरविंड की आंखों में नीली रोशनी चमक उठी। वास्तवेन महल में चौथे चरण के 2 डाउलॉर्ड थे, जबकि क्लियरविंड मंदिर में केवल एक। हालांकि ये दोनों संगठन शक्ति में समान थे। यह इस बात का प्रमाण था कि कुलपति क्लियरविंड कितने दुर्जेय थे। 3 क्षेत्र। ब्राइट हार्ट द्वीप। निंग के अध्ययन कक्ष में। अध्ययन कक्ष जेड पर्चियों के रोल से भरा हुआ था। निंग ने लापरवाही से एक जेड पर्च उठाया और फिर अपनी विकसित तलवारबाजी की कला को उसमें भर दिया। ज्येष्ठ देवताओं और अमर पूर्वजों के लिए कम गूढ़ तलवार कलाएं ज्यादा उपयुक्त हैं। निंग का बायां हाथ सहजता से एक के बाद एक तलवार कला का प्रदर्शन कर रहा था। उसने 5 सर्वोच्च दाव को एक साथ बखूबी जोड़ दिया था। ज्येष्ठ देवताओं या विश्व देवताओं के लिए तलवार कला तकनीकें बनाने के मामले में ब्राइट शो हेगेमोन भी निंग का मुकाबला नहीं कर सकता था। 3600 निम्न स्तरीय तकनीकें, 108 उत्कृष्ट तकनीकें और 5 उच्च स्तरीय तलवार कलाएं, यिन यांग मुद्रा, 16 हॉट मुद्रा, रक्त बूंद मुद्रा, छाया रहित मुद्रा और स्वर्ग भंजक मुद्रा। सबसे महत्वपूर्ण तकनीक इन 5 प्रकार की तलवार इच्छाओं का पूर्ण संयोजन होगी। निंग ने जो तलवार कलाएं बनाई थीं, उनमें सभी प्रकार की तलवार कलाएं शामिल थीं, जिनमें महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त तलवार कलाएं, एक हाथ से इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त तलवार कलाएं, थोड़े मूर्ख लोगों के लिए उपयुक्त तलवार कलाएं शामिल थीं। सभी प्रकार की तलवार कलाएं बनाई गई थीं और सृजन प्रक्रिया वास्तव में निंग के लिए तलवार के ताव की प्रकृति का विश्लेषण करने और उसे बेहतर ढंग से समझने का एक और तरीका था। बीच बीच में वह अपना सिर उठाकर दूर तक देखता रहता। उसे दूर झील का किनारा दिखाई दे रहा था, जहाँ जी येचुआन खुद तलवारबाजी का प्रशिक्षण ले रहा था।
उसके बगल में यूची स्नो बैठी थी, जबकि उनकी पोती जी ब्राइट मून लगातार सलाह और मार्गदर्शन के शब्द बोल रही थी। ब्राइट मून ने तलवार के दाव में अपने दादा यिचुआन से कहीं ज्यादा प्रभावशाली स्तर हासिल कर लिया था और यिचुआन को अपनी पोती द्वारा उसे सिखाए जाने का बहुत आनंद आता था। हाँ, निंग ये सब देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसके पिता, उसकी माँ और उसकी बेटी ब्राइट मून, सब कुछ बहुत अद्भुत था। इसके बाद निंग ने अपना ध्यान अपनी तलवार कला की ओर लगाया और अधिक तलवार कलाओं को प्रदर्शित किया तथा उन्हें जेड स्लिप में अंकित किया। अरे, निंग अचानक रुक गया। हालांकि उसकी नजर दूर झील के किनारे पर थी, उसका दिल मानो उगते सूरज की तरह था जो पानी से भरे क्षितिज के ऊपर दिखाई दे रहा था। तलवार दाव, बस इतना ही है। तलवार दाव तो बस तलवार दाव है। निंग हंसने लगा। इसे इतने सारे अलग अलग प्रकारों में क्यों बांटा गया है? यिन यांग तलवार इरादा, रक्त बूंद तलवार इरादा, छायाहीन तलवार इरादा, सोलहौट तलवार इरादा, स्वर्गभंजक तलवार इरादा, क्या फर्क पड़ता है? ये सब तलवार दाव से संबंधित हैं। तो ऐसा ही है। यही सवाल मुझे लाखों सालों से उलझा रहा है। कहावत है, जो सुबह अचानक दाव को समझ लेता है वह शाम को मर भी जाए तो भी संतुष्ट रहेगा। निंग को इस समय इसी तरह का संतोष महसूस हो रहा था। यह उत्साह था, ये संतुष्टि का भाव था। ये प्रश्न उसे त्रिपत्ति क्षेत्र में लाखों वर्षों से परेशान कर रहा था। जब उसे पहली बार लगा कि उसका तलवार दाव अभी अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचा है। अब अपने माता पिता और बेटी के साथ उसे अचानक एक अद्भुत अनुभूति हुई जब उसने इन सभी अलग अलग तलवार कलाओं को एक साथ रखा। गड़गड़ाहट, एक अजीब शक्ति की लहर उमड़ रही थी जो निंग की आत्मा की अंतरतम गहराइयों से गूंज रही थी। निंग ने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। वह उस अनुभूति को उसकी उत्पत्ति तक पहुंचा सकता था। उसे तुरंत आभास हो गया कि यह आदिम अराजकता के भीतर से अविश्वसनीय रूप से दूर से आ रही थी। ये स्थान इतना अथाह दूर था कि यह अनंत प्रदेशों या वैकल्पिक ब्रह्मांड के पूरे आकार से भी कई गुना दूर था। यही वह स्थान था जहां इस ब्रह्मांड के असली मूल तत्व निहित थे। वह स्थान वह था जहां इस ब्रह्मांड के प्रमुख सारों में से एक तलवार के दाव का प्रमुख सार निवास करता था। गड़गड़ाहट, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को स्थिर करने के लिए जिम्मेदार प्रमुख तत्वों में से एक तलवार के दाव का प्रमुख तत्व जी निंग के साथ प्रतिध्वनित हो रहा था। धमाका, 3 लोगों के भीतर। निंग अभी भी अपने अध्ययन कक्ष में था, लेकिन अचानक उसके शरीर से तलवार के दाव की एक भयानक आभा फूट पड़ी। वह स्वयं एक भयानक तलवार की तरह था और उसकी हर हरकत और गति में तलवार के दाव की आभा समाहित थी। क्या अब मैं तलवार के दाव का स्वामी हूँ? निंग को आभास हो गया कि तलवार के दाव का अथाह दूर स्थित परम तत्व उसके साथ प्रतिध्वनित हो रहा था। इसी क्षण उसे अंततः समझ में आ गया कि यही तलवार का सच्चा, सर्वोच्च दाव है। तलवार के दाव का सच्चा शिखर, ये परम तलवार दाव, ये तलवार का यह ओमेगा दाव। इसके अपने एकाधिक संस्करण नहीं थे जैसे कि सुप्रीम दास के थे। तलवार का ताव अपने आप में एक संपूर्ण ताव था। यह आसानी से कई अलग अलग चीजों में रूपांतरित हो सकता था, ठीक वैसे ही जैसे एक सर्वोच्च ताइजी ने यिन और यांग के द्वैत को जन्म दिया, जिससे त्रिग्राम उत्पन्न हुए और फिर सभी चीजों को जन्म दिया। निंग द्वारा पहले विकसित किए गए 5 पुनर्तः जुड़े हुए सर्वोच्च दाव त्रिग्राम जैसे थे। हालांकि त्रिग्राम की 3 रेखाएं एक साथ पुनर्तः जुड़ी हुई थीं, फिर भी वे तलवार के दाव की वास्तविक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती थीं। केवल एकल स्रोत को सही मायने में समझकर ही आप तलवार के दाव को सही मायने में पूरी तरह से और पूर्णता से समझ और उसमें निपुणता प्राप्त कर पाएंगे। यह ओमेगा स्वॉर्ड दाव ही असली तलवार दाव है। अभी मुझे तलवार के दाव का स्वामी माना जा सकता है। निंग को लगा जैसे उसका पूरा रूपांतरण हो गया हो। आखिरकार उसे समझ में आया कि 2 सर्वोच्च दाव, 3 सर्वोच्च दाव या यहाँ तक कि 5 सर्वोच्च दाव में शामिल होने वालों के बीच शक्ति का अंतर इतना कम क्यों था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप कितने सर्वोच्च दाव बना पाए, क्योंकि उनसे ऊपर तलवार का पूर्ण और संपूर्ण दाव था। सभी प्रकार की तलवार कलाएं और सभी तथाकथित शाखाएं, वे इस सच्चे और पूर्ण तलवार दाव के अंश मात्र थे। आगे आओ। निंग आगे बढ़ा। फुफकार, वह तुरंत एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो फिर छायाहीन बचाव कौशल का प्रयोग करते ही पूरी तरह से गायब हो गई। एक पल में वह तीनों लोगों के ऊपर खाली जगह में प्रकट हो गया। सौर तारा। निंग वहीं अंतरिक्ष में खड़ा दूर से विशाल और तपते हुए सौर तारे को घूर रहा था। वह बहुत साधारण लग रहा था। उसकी तलवार दाव आभा पूरी तरह से नियंत्रित थी, लेकिन यही बात उसे इतना भयानक बना रही थी। अब वह पहले से बिल्कुल अलग था। कितना भयानक! मैं बिना किसी व्यवधान के अंतरिक्ष को चीर सकता हूँ और मैं वास्तव में प्रकाश की गति से 10 गुना तेज चल सकता हूँ। ज्यादातर वर्ज स्तर के डाउनलोड्स प्रकाश की गति से केवल 5 गुना तेज ही चल सकते हैं। निंग भी उसकी ताकत देखकर डर गया था। पहले उसका सबसे शक्तिशाली हमला उसकी चतुर्भुज वज्र और चतुर्भुज जल था, लेकिन अब उसकी तलवार दाव की शक्ति ने उन दोनों चतुर्भुज हमलों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। अब जब मैंने अपनी ओमेगा तलवार दाव को समझ लिया है तो मेरे लिए दाव लॉर्ड बनने का समय आ गया है। निंग की आंखें तीव्र उत्सुकता से भरी थीं। एक बार उसे लगा था कि यूवेई को पुनर्जीवित करने की उसकी संभावनाएं नगण्य हैं। यहाँ तक कि सम्राट मनीसील, एक शाश्वत सम्राट जिसने मोहरों के दाव में अविश्वसनीय ऊंचाइयों को छुआ था, भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने अपने ओमेगा तलवार दाव की खोज की और उसे समझा, उसे एहसास हुआ कि उसकी संभावनाएं नाटकीय रूप से बढ़ गई हैं। पुस्तक 29, अध्याय 14, पैट्रियार्क क्लियरविंड, वास्ट हेवन पैलेस, डार्क नॉर्थ एस्टेट, फुस। जी निंग शराब से भरा एक टैंकर पकड़े हुए था और उसमें से शराब उसके गिलास में बह रही थी।
गुरुजी, आप इन दिनों बहुत आराम से रह रहे हैं। कुछ समय पहले तक आप रोज तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। आपने ये क्यों बंद कर दिया? सू यूजी दूर से उनकी ओर चल पड़े। किसने कहा कि मैंने रुक गया? निंग ने पूछा। जब तक मेरे दिल में तलवार चलाने का जज्बा है, मैं तलवारबाजी का प्रशिक्षण ले रहा हूँ। अगर मेरे दिल में तलवार चलाने का जज्बा नहीं है, तो दुनिया का सारा शारीरिक प्रशिक्षण बेकार है। आपको लग सकता है कि मैं बस आराम कर रहा हूँ और शराब पी रहा हूँ, लेकिन मैं असल में अभी प्रशिक्षण ले रहा हूँ। कुतर्क, सू यूजी बुदबुदाया। निंग हंसा। उसने सचमुच अपने दिल में तलवार चलाने की इच्छा को थामे रखा था। उसके दिल में भरे हुए अद्भुत तलवार दाव और उस पर उसके पूर्ण नियंत्रण ने निंग को मदहोश कर दिया था। अपने वर्तमान स्तर, विश्व स्तर पर, निंग पहले ही जितना आगे बढ़ सकता था, आगे बढ़ चुका था। अब उसे एक दाव लॉर्ड बनना था। तभी वह अपने ओमेगा तलवार दाव में और आगे बढ़ पाएगा। ओमेगा स्वॉर्ड दाव ये दर्शाता था कि निंग ने जो रास्ता चुना था, वह सचमुच सबसे उत्तम मार्ग था, लेकिन उसने अभी अभी इस रास्ते पर चलना शुरू ही किया था। फिर भी इस रास्ते पर चलना शुरू करने का मतलब था कि उसकी अंतर्दृष्टि पहले से ही चौथे चरण के कई दाव लॉर्ड्स के बराबर थी। कुछ क्षेत्रों में वह उनसे भी आगे निकल गया था। सच तो ये है कि निंग प्रकाश की गति से 10 गुना तेज चल सकता था। यह उसके कौशल का प्रमाण था। ऐसा करने के लिए उसे बिजली या प्रकाश जैसे कौशल पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। वह सिर्फ तलवार दाव में अपनी महारत के जरिए प्रकाश की गति से 10 गुना तेज उड़ रहा था। इससे साबित होता है कि वह वाकई कितनी गहरी अंतर्दृष्टि तक पहुंच गया था। मेरे मुख्य शरीर के क्लोन को यहाँ पहुंचने में अभी 30 साल से ज्यादा लगेंगे, निंग ने सोचा। मुझे लगता है मुझे बस इंतजार करना होगा। अगले 30 से ज्यादा सालों तक निंग अपना खाली समय शराब पीने और वास्तवेन महल में घूमने में बिताता रहा। वह कई नई तकनीकों और गुप्त कलाओं को भी याद करता रहा, ताकि तीनों लोगों में उसका आदिम जुड़वां भी उन तक पहुंच सके। निंग ने वास्तवेन महल की सभी तकनीकों, दिव्य क्षमताओं और गुप्त कलाओं को खरीदने के लिए अराजकता अमृत के 3 मिलियन क्यूब खर्च किए थे, जो डाउनलॉर्ड स्तर से नीचे थी। यह वाकई तकनीकों का एक विशाल भंडार था, और निंग को भी इसे याद करने में बहुत लंबा समय लगेगा। अभी निंग अपना कुछ खाली समय बस इस भंडार को याद करने में बिता रहा था। वह उन्हें बड़े पैमाने पर याद करने से पहले एक डाउनलॉर्ड बनने की योजना बना रहा था। डाउनलॉर्ड्स विश्व स्तरीय साधकों की तुलना में चीजों को कहीं ज्यादा तेजी से याद कर लेते थे। वे पूरी तरह से अलग स्तरों पर थे। निंग का चेहरा अचानक थोड़ा तनावग्रस्त हो गया जब उसने शराब का प्याला उठाया। क्या हुआ, गुरुजी? सू यूजी हैरान थी। खतरे का कितना जबरदस्त एहसास है, निंग ने धीरे से कहा। दुश्मन आ गया है। खतरे का जबरदस्त एहसास? कोई दुश्मन? सू यूजी बहुत हैरान थी। वह एक डाउनलॉर्ड थी, पर उसे कुछ भी आभास नहीं हुआ। निंग खड़ा हुआ। आओ देखते हैं, क्या सचमुच कोई दुश्मन है? सू यूजी उलझन में निंग के पीछे पीछे चली। हालांकि कुछ ही कदम चलने के बाद उसने अचानक अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। स्तब्ध। कितना भयानक और तेज आभामंडल था। वह अपने स्वामी जी निंग की ओर एक चौंकी हुई नजर डाले बिना नहीं रह सकी। जी निंग तो बस विश्व स्तर पर ही थे, लेकिन वे इस नवागंतुक को उससे पहले एक डाउनलॉर्ड खोज पाने में सक्षम थे। उसे यह एहसास नहीं था कि जब से निंग ने अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव में महारत हासिल की थी, एक प्राकृतिक स्वॉर्ड दाव क्षेत्र हर समय उसके चारों ओर था, और वह इस क्षेत्र का स्वामी था। जब तक वे तलवार के दाव के मूल सार द्वारा उत्पन्न तरंगों की पहुंच में थे, निंग अपने आसपास की चीजों को आसानी से महसूस कर सकता था। कोई भी उसके जितना करीब आता, उसकी संवेदनाएं उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती। स्वॉर्ड दाव में निंग की उपलब्धियों को देखते हुए उसकी संवेदी शक्तियां पहले से ही चौथे चरण के दाव लॉर्ड्स के बराबर थीं। कुछ ही देर बाद पिल्सेंट भी दौड़ता हुआ आया। निंग, सू यूजी और पिल्सेंट तेजी से वास्तवेन पैलेस के मुख्य हॉल की ओर बढ़े। तब तक डाउलॉर्ड सोलिस्की और डाउलॉर्ड बैटल मास्टर दोनों आ चुके थे। जी निंग, डार्कनॉर्थ। डाउलॉर्ड सोलिस्की और डाउलॉर्ड बैटल मास्टर दोनों ने उसे पुकारा। क्या अभी कुछ हुआ है? निंग ने पूछा और गौर से आसमान की ओर देखने लगा। वास्टहेवन पैलेस का मुख्य हॉल पूरे महल की सबसे ऊंची इमारत थी, और इस जगह से वे अपने ऊपर असीम आकाश देख पा रहे थे। अभी क्षितिज से एक धूसर पिंड उनकी ओर बढ़ रहा था, सूरज को ढक रहा था और इतनी शक्तिशाली आभा लिए हुए था कि उसे देखना ही भयानक था। वह पैट्रियार्क क्लियरविंड हैं, डाउलॉर्ड बैटल मास्टर ने कहा। कुछ दिन पहले मैंने अनगणित से अनुमान लगाया था कि वह आ रहे होंगे। हालांकि हम बस उनकी उपस्थिति का आभास ही कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। डाउलॉर्ड सोलिस्की बिल्कुल शांत था। उसने ठंडी हंसी में कहा, मुझे पता था कि वह बूढ़ा आदमी ऐसे ही नहीं चलेगा। तो वह सचमुच आ गया। निंग के चेहरे पर भी गंभीरता थी। चिंता मत करो, ज्यादा से ज्यादा वह बाहर से बस बड़बड़ाएगा और बड़बड़ाएगा। वह वास्तवेन महल में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। डाउलॉर्ड सोलिस्की हंसा। हालांकि यहाँ मेरा सिर्फ एक अवतार है और मेरे पास अपनी पूरी शक्ति नहीं है, फिर भी अनगिनत सालों में हमने यहाँ जो संरचनाएं स्थापित की हैं, वे सुनिश्चित करेंगी कि मुझे किसी बात का डर नहीं है। चूंकि बैटल मास्टर भी मदद के लिए यहाँ मौजूद है, तो वह अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। पास ही खड़े डाउलॉर्ड बैटल मास्टर ने सिर हिलाया। बाहरी दुनिया में मैं भले ही पैट्रियार्क क्लियरविंड का मुकाबला न कर पाऊं, लेकिन यहाँ वास्तवेन पैलेस में डरने की कोई बात नहीं है। गड़गड़ाहट। वह धूसर पिंड लगातार फैलता जा रहा था और दूर क्षितिज से बाहर की ओर फैल रहा था। वास्तवेन महल के अन्य भाइयों ने भी इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, और वे सब जल्दी से मुख्य हॉल की ओर चल पड़े। क्या चल रहा है? वह क्या है? बड़े भाई सोलिस्की, वास्टहेवन पैलेस पर कौन आक्रमण कर रहा है? सभी चौंक गए।
वास्तवेन पैलेस में हमारे किसी भी भाई को यहाँ से जाने की इजाजत नहीं है। मेरे आदेश का इंतजार यहीं करो, डाउ लॉर्ड सोलेस्की ने शांति से कहा। उसकी आवाज वास्तवेन पैलेस के हर सदस्य के कानों में गूंज रही थी। हाँ, सभी ने सहमति व्यक्त की, ये जानते हुए कि यह समय अपने कार्यों में लापरवाही बरतने का नहीं था। जल्द ही धरती को हिला देने वाली एक प्रचंड धूसर हवा ने वास्टहेवन पैलेस के ऊपर के आसमान को पूरी तरह से ढक लिया, जिससे सूरज छिप गया और दुनिया में लगभग कोई रोशनी नहीं बची। वास्टहेवन पैलेस अंधेरे में डूब गया, लेकिन उसे ढकने वाली कुछ आकृतियां सक्रिय होने लगीं। वास्टहेवन पैलेस के विभिन्न हिस्सों में प्रकाश के क्षेत्र उभरने लगे, जिससे उसमें एक सुंदर चमक आ गई। बूढ़े सोलेस्की, आसमान में अंतहीन धूसर हवा के बीच अचानक एक मंदिर उभर आया और भड़कीले काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति उसके मुख्य द्वार के सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी। तुम सचमुच बहुत साहसी हो। तुमने अपने उन युवा अधीनस्थों को मेरे क्लियरविंड मंदिर के डाउ लॉर्ड ब्लेसविंड का अपहरण करने की इजाजत देने का साहस किया। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो तुम उसे उसके उन 5 विश्व स्तरीय साधकों के साथ सौंप दोगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं इस मामले को यहीं खत्म कर दूंगा, वरना हम्फ। उसकी ठंडी खर्राटे पूरे आसमान में गूंज उठीं। वास्तेवेन महल में बाकी सब यहीं रुकें, डाउ लॉर्ड सोलेस्की ने निर्देश दिया। युद्ध गुरु, चलो उस पागल से बात करते हैं। सहमत, डाउ लॉर्ड बैटल मास्टर ने सिर हिलाया। डाउ लॉर्ड सोलेस्की और डाउ लॉर्ड बैटल मास्टर तुरंत आसमान में उड़ गए। वास्टहेवन पैलेस की सुरक्षा में लगी अवरोधक संरचनाओं की बदौलत बाहर से कोई यह नहीं देख पा रहा था कि संरचनाओं के पीछे क्या हो रहा है, लेकिन वास्टहेवन पैलेस के अंदर मौजूद लोग साफ साफ देख पा रहे थे कि बाहर क्या हो रहा है। जब डाउ लॉर्ड सोलेस्की और डाउ लॉर्ड बैटल मास्टर आकाश में उड़े, तभी क्लियरविंड मंदिर के सदस्य उन्हें देख पाए। क्लियरविंड, डाउ लॉर्ड सोलेस्की ने हल्की सी हंसी निकाली। तुम्हारे मंदिर के डाउ लॉर्ड ब्लेसविंड को मेरे एक विश्व स्तरीय भाई ने हरा दिया। न तो बैटल मास्टर का और न ही मेरा इसमें कोई हाथ था। मैं सचमुच हैरान हूँ कि तुम्हारे एक डाउ लॉर्ड के इतनी बुरी तरह हारने के बाद भी तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर पाए। वह हार गया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह छोटा सा विश्व स्तरीय साधक दुर्लभ खजानों और गोलेम पर निर्भर था। कुलपति क्लियरविंड ने गुस्से से कहा। सोलेस्की, डाउ लॉर्ड ब्लेसविंड और बाकियों को सौंप दो, वरना। या क्या? डाउ लॉर्ड सोलेस्की ने उसे बीच में ही टोक दिया, फिर गुस्से से बोला, डाउ लॉर्ड ब्लेसविंड की जान वास्टहेवन पैलेस के हाथों में है। मैं जब चाहूं उसे मार सकता हूं। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो मार डालो। पैट्रियार्क क्लियरविंड ने ठंडे स्वर में कहा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वास्टहेवन पैलेस को इसकी कीमत चुकानी पड़े। यदि वह डाउ लॉर्ड ब्लेसविंड को वापस लाने में सक्षम नहीं था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लेसविंड जीवित रहता है या नहीं। कितना घटिया और दुष्ट आदमी है। डाउ लॉर्ड सोलेस्की हंसा। तुम्हें पता है कि मेरा असली शरीर यहाँ नहीं है, और यही वजह है कि तुम यहाँ दौड़कर दिखावा करने की हिम्मत कर पाए। हम्फ, अगर तुम में हिम्मत है तो वास्टहेवन पैलेस में घुसकर देखो। मैंने सीलिंग फॉर्मेशन खोल दिया है, तुम जब चाहो अंदर आ सकते हो। बैटल मास्टर, चलो वापस चलते हैं और अपनी शराब पीते रहते हैं। इस पागल को भूल जाओ। ठीक है बड़े भाई, चलो वापस चलते हैं और थोड़ी वाइन पीते हैं। बैटल मास्टर भी हंसा। झट, दोनों वापस नीचे की ओर उड़ गए। डाउ लॉर्ड क्लियरविंड के चेहरे पर अब और भी ज्यादा भद्दा भाव था। वास्टहेवन पैलेस ने अभी अभी उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया था, लेकिन वह सचमुच वास्टहेवन पैलेस में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बाहरी दुनिया में वह डाउ लॉर्ड बैटल मास्टर और डाउ लॉर्ड सोलेस्की के क्लोन पर बढ़त बनाए रखेगा, हालांकि वास्टहेवन पैलेस में वह पूरी तरह से हावी हो जाएगा। वास्टहेवन पैलेस के भीतर, बड़े भाई सोलेस्की, क्या हम उसे वहीं इंतजार करने देंगे? निंग ने पूछा। उस पागल को भूल जाओ, हमारे सभी भाई यहीं पी लें। आओ आओ, चलो अपनी शराब पीते हैं और देखते हैं कि वह पागल क्या करता है, डाउ लॉर्ड सोलेस्की ने जोर से कहा। वहां मौजूद सभी लोगों ने जोरदार आवाज में स्वीकृति दी। वास्टहेवन पैलेस के सभी भाई काफी दबंग थे, लेकिन वे बाहर भी कड़ी नजर रखते थे। आखिरकार उन्होंने पैट्रियार्क क्लियरविंड की जबरदस्त ख्याति के बारे में अनगिनत सालों से सुना था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पैट्रियार्क क्लियरविंड की क्रोधित आवाज से आसमान गूंज उठा। आज के बाद वास्टहेवन पैलेस के सभी साधक इसे छोड़ने के बारे में भूल सकते हैं। मैं इसे छोड़ने वाले हर किसी को मार डालूंगा। वास्टहेवन पैलेस का कोई भी साधक इस जगह में दोबारा प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो भी वास्टहेवन पैलेस में घुसने की कोशिश करेगा, मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। अगर आप डाउ लॉर्ड ब्लेसविंड को सौंपने से इनकार करते हैं, तो मैं यहीं रहूंगा और सभी को वास्टहेवन पैलेस में फंसाए रखूंगा। 1 अराजकता चक्र, 10 अराजकता चक्र। हम इसे धीरे धीरे करेंगे। चलो मेरे असली शरीर के लौटने का इंतजार करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा होने पर क्या तुम वास्टहेवन पैलेस को घेरने की हिम्मत कर पाओगे। जवाब में डाउ लॉर्ड सोलेस्की की ठंडी आवाज भी गूंजी। पुस्तक 29, अध्याय 15, क्लोनों की वापसी। वास्टहेवन एवरवर्ल्ड। एक फर पहने युवक इस जगह के आसमान में उड़ रहा था। वह दूर से आते धूसर तूफान को घूर रहा था जो दूर से सूरज को ढक रहा था। वह दिशा वास्टहेवन पैलेस की थी। मैंने आखिरकार इसे हासिल कर लिया है, जी निंग ने खुद से सोचा। फर पोशाक पहने वह युवक निंग का प्रतिरूप था, जो बैडलैंड्स क्षेत्र से यहाँ तक आया था। अब जब उसे पता चला कि पैट्रियार्क क्लियरविंड ने वास्टहेवन महल को घेर लिया है, तो उसने अपना रूप बदल लिया। निंग ने सोचा, हालांकि पैट्रियार्क क्लियरविंड ने मुझे कभी नहीं देखा है, लेकिन वह शायद जानते हैं कि मैं कैसी दिखती हूँ। झटपट, फर पहने निंग तेज गति से वास्टहेवन पैलेस की ओर उड़ चला।
साथी दाववादी, साथी दाववादी। दूर आसमान में अचानक एक काले वस्त्रधारी आकृति प्रकट हुई और उसने अपनी अमर ऊर्जा का उपयोग करके दूर से ही निंग तक अपनी आवाज पहुंचाई। क्लियरविंड मंदिर के दाव लॉर्ड्स ने 30 सालों से वास्तेविन महल को घेर रखा है। हालात देखकर लगता है कि वे शायद बहुत लंबे समय तक यहाँ रहेंगे। साथी दाववादी, तुम्हें अब और आगे नहीं जाना चाहिए। उफ, मैंने खुद एक कमजोर छोटे से बड़े देवता को देखा है जो उस दिशा में बढ़ते ही तुरंत मारा गया। क्या बड़े देवता भी मारे जाते हैं? निंग ने भौहें चढ़ाईं। जो कोई भी वहां जाने की हिम्मत करेगा उसे मार दिया जाएगा। उस क्षेत्र में जानवरों या पक्षियों को भी जाने की इजाजत नहीं है। कैओस इम्मोर्टल ने अपना सिर हिलाया। सावधान रहो, साथी ताववादी। इतना कहकर वह उड़ गया। फर पहने जी निंग ने इस बात पर विचार किया और तुरंत नीचे की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने जमीन को छुआ वह तुरंत हवा में गायब हो गया। छायाहीन बचाव कौशल का उपयोग करते हुए वह तेज गति से वास्तेवन महल की ओर बढ़ने लगा। अपनी असली क्षमताओं को छिपाने के लिए निंग सामान्य प्रकाश की गति से केवल दुगुनी गति से चुपके से आगे बढ़ रहा था। वास्तेवेन पैलेस के भीतर जी निंग, डाउलॉर्ड सोलिस्की और डाउलॉर्ड बैटल मास्टर अपनी अवरोधक संरचनाओं के सामने खड़े होकर दूर तक देख रहे थे। बड़े भाई, मेरा क्लोन आने वाला है, निंग ने कहा। डाउलॉर्ड स्तर तक पहुंचने के लिए आपको अपने सभी क्लोनों को एक साथ मिलाकर एक संपूर्ण शरीर बनाना होगा। डाउलॉर्ड सोलिस्की ने सिर हिलाया और आह भरी। लेकिन उस पागल पैट्रियार्क क्लियरविंड ने हमारे महल को घेर लिया है। आपके क्लोन के लिए अंदर पहुंचना बेहद मुश्किल होगा। मेरे विचार से आपको बस उस शरीर को त्याग देना चाहिए। आप फिर भी एक डाउलॉर्ड बन पाएंगे और आपकी ताकत पर बहुत कम असर पड़ेगा। निंग ने सिर हिलाया। वह क्लोन उन 18 क्लोनों में से एक था जो उसके ताओवू 18 फाइन गॉड्स की बदौलत बने थे। उसका मुख्य शरीर दरअसल उन 17 क्लोनों के विलय से बना था। अगर वह मर जाता तो उसका अतिरिक्त क्लोन बाकी 17 क्लोनों को फिर से बनाकर मुख्य शरीर को फिर से बना सकता था। अगर अतिरिक्त क्लोन मर जाता तो उसका मुख्य शरीर उसे दोबारा नहीं बना पाता। फिर भी अतिरिक्त क्लोन के मर जाने पर मुख्य शरीर स्वतंत्र और पूर्ण हो जाता, लेकिन उसकी दिव्य शक्ति उसकी अधिकतम क्षमता से 18वां हिस्सा कम हो जाती। ये सच था कि इसका कोई खास असर नहीं होता। थोड़ा इंतजार करो बड़े भाई, निंग ने कहा। ठीक है, डाउलॉर्ड सोलिस्की हंसा। मैं तुम्हारी शक्ति प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार करूंगा जी निंग। निंग जमीन के बहुत पास नीचे उड़ रहा था। धूसर हवा का एक तेज तूफान पूरे वास्तेवन महल को ढक रहा था और मंदिर पास के एक पहाड़ की चोटी पर गिर पड़ा था। कुलपति क्लियरविंड की अमर ऊर्जा ने पूरे क्षेत्र को भर दिया था और वास्तेवन महल के आसपास का क्षेत्र उसके पूर्ण नियंत्रण में था। कोई भी साधक जो वास्तेवन महल में प्रवेश करना या बाहर निकलना चाहता था उसकी नजर से बच नहीं सकता था। पैट्रियार्क क्लियरविंड ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी नजर मंदिर की दीवारों को चीरती हुई दूर किसी क्षेत्र की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। एक युवा विश्व स्तरीय साधक, क्या वह किसी बचाव कौशल का इस्तेमाल करके मेरी निगरानी से बचना चाहता है? तुम नष्ट हो सकते हो। पैट्रियार्क क्लियरविंड ने ठंडेपन से एक उंगली हिलाई। धमाका। प्राकृतिक ऊर्जा की एक भयावह मात्रा तुरंत प्रकट होने लगी जो एक धुंधले भूरे हाथ में परिवर्तित हो गई जिसका आकार 3 मिलियन किलोमीटर था और जो साधक की ओर नीचे की ओर बढ़ रहा था। वाह! उस विशाल धूसर धुंधले हाथ की स्वाइपिंग गति के कारण उसके नीचे का पूरा क्षेत्र धूल में बदल गया क्योंकि धरती में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। स्विश! निंग जमीन की सतह पर सरक रहा था। उसकी गति अचानक प्रकाश की गति से 4 गुना बढ़ गई थी। कुलपति क्लियरविंड का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। एक विश्व स्तरीय साधक के पास इतनी तेज बचाव क्षमता कैसे हो सकती है? वह तीसरे चरण के डाउलॉर्ड के बराबर है। जब उसने जमीन पर वार किया तो निंग अचानक प्रकाश की दुगुनी गति से 4 गुनी गति पर पहुंच गया और उसके वार से बच गया। पैट्रियार्क क्लियरविंड के चेहरे पर एक उदास भाव था क्योंकि उसने एक बार फिर हमला किया। दूसरा पंजा। That giant blurry grey hand carried even more power than before, and it also moved even faster as it swept out towards the ground. The earth trembled as mud and dirt was reduced to dust as an even larger gouge appeared within the ground. And yet, Ning's speed skyrocketed yet again. He now was able to move at 6 times the speed of light, and as a result he dodged even the second attack. By now, he was very close to Vasthaven Palace. Swish! Patriarch Clearwind didn't even have a chance to unleash a third strike. Ning almost instantly charged within the protective perimeter of Vasthaven Palace. What? Patriarch Clearwind shot to his feet, causing his 7 world-level cultivators under his command to all be shocked. None of them even knew that a world-level cultivator was using an evasion skill. All they knew was that their Patriarch Clearwind had just clawed twice at the ground. He actually escaped, and that final burst of speed brought him to move at 6 times the speed of light. That's faster than many Verge-level Downlords. Patriarch Clearwind had a look of disbelief on his face. How could a world-level cultivator be that fast? What sort of special encounters has he had? If Ning was riding Chaos Lightning, he would be able to move at 10 times the speed of light. There were actually quite a few similar evasion skills, but they were all extremely difficult to train in. Many Verge-level Downlords didn't have access to such evasion skills. Given his speed, could that have been the Darknoth fellow which Blesswind spoke of? Patriarch Clearwind mused to himself, but logically speaking, that world god named Darknoth should have reached Vasthaven Palace long ago. Could it be that Vasthaven Palace has a second world-level cultivator who moves at those speeds? Patriarch Clearwind was truly mystified. Vasthaven Palace, however, was a hubbub of celebration. Swoosh! The fur-clad Ning charged past the barriers of Vasthaven Palace,
In doing so, he had reached a position of perfect safety. He flew straight towards the white-robed Ning, returning to his usual appearance while doing so. Impressive, impressive. Downlord Solskjaer let out an amazed sigh. Patriarch Clearwind struck out twice but still wasn't able to halt your clone. That evasion skill you used at the very end, it let you move with 6 times the limits of the heavenly Daos, right? He was overconfident. He didn't know about my true abilities. Ning chuckled. He had actually been quite relaxed this entire time, and he had only been forced to move at 6 times the speed of light. His current limit was actually 10. However, he only needed to move as fast as was necessary to escape and safely enter vast heaven palace. There was no need for him to let the enemy know everything. If you move that fast, it won't be an easy thing for him to kill you, Downlord Battlemaster said. Ning ने तुरंत कहा, बड़े भाई सोलेस्की, बड़े भाई बैटलमास्टर, अब जब मेरा क्लोन आ गया है तो मैं अपने क्लोन को अपने मुख्य शरीर के साथ विलय करने जा रहा हूँ और एक डाउनलॉर्ड बनने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। सोलेस्की और बैटलमास्टर दोनों गंभीर हो गए। तुम्हें सावधान रहना होगा, सोलेस्की ने निर्देश दिया। पहले चरण का डाउनलॉर्ड बनना तुम्हारे लिए आसान हो सकता है, लेकिन तुम्हारी तलवार इच्छा कितनी प्रबल है, इसे देखते हुए तुम कम से कम चौथे चरण का डाउनलॉर्ड जरूर बनोगे। इसलिए तुम्हारे लिए अपनी नींव को मजबूत करना और भी जरूरी हो जाता है। तुम्हारे द्वारा विकसित किया गया दाव पर्याप्त रूप से ठोस और स्थिर होना चाहिए। निंग ने सिर हिलाया। डाउनलॉर्ड्स अपने हर कदम के साथ वे जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चल रहे थे। यह एक ऊंची इमारत बनाने जैसा था। पहली सीढ़ी का डाउनलॉर्ड बनना उस इमारत की नींव रखना था। दूसरी, तीसरी और चौथी सीढ़ी के डाउनलॉर्ड उस इमारत में और भी मंजिलें जोड़ने जैसा था। अगर नींव मजबूत न होती तो पूरी इमारत ढह सकती थी। संसार डाउनलॉर्ड के लिए भी यही सच था। हर कदम पर वे अपनी जान जोखिम में डालते थे और कई डाउनलॉर्ड तो तीसरा कदम रखते ही मर जाते थे। हर डाउनलॉर्ड चौथी सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता था। एक ऊंची मीनार बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज थी उसका मजबूत आधार। और अनंत काल पाने की बात जरा सी भी चूक जायज नहीं थी। छोटी सी भी खामी यह सुनिश्चित कर देती कि आप कभी अनंत काल नहीं पा सकेंगे। अगर आपकी नींव छोटी होती तो आप सिर्फ एक छोटा सा लकड़ी का केबिन ही बना पाते, यानी आप एक साधारण डाउनलॉर्ड बन जाते। उनका हर कदम आसान होता और उनके लिए शाश्वत सम्राट बनना आसान होता। हालांकि वे कमजोर होते। अगर आपकी नींव अविश्वसनीय रूप से गहरी होती तो आप उस पर एक विशाल महल बनाने के लिए तैयार होते। हर मंजिल बनाना काफी मुश्किल होता और अनंत काल हासिल करना और भी मुश्किल। हालांकि अगर आप कामयाब हो जाते तो आप अपने साथियों से कहीं ज्यादा मजबूत होते। ये बर्टुलू, ईस्टकल्ट, ग्रेटजॉय और बाकियों के लिए सच था। जहां तक निंग की बात है, उसकी नींव सबसे गहरी थी। बिल्कुल चिंता मत करो बड़े भाई। निंग मुस्कुराया। फिर वह और उसका क्लोन दोनों प्रकाश की धारियों में बदल गए जो उसके दूर स्थित घर की ओर उड़ गईं, जबकि डाउनलॉर्ड बैटलमास्टर और डाउनलॉर्ड सोलेस्की दोनों पीछे से देख रहे थे। भाईजी, निंग में वाकई कमाल का सुधार हुआ है, डाउनलॉर्ड सोलेस्की ने आह भरी। जब मैं उनसे पहली बार मिला था मुझे लगा था कि वे बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे आज जितने शक्तिशाली हो जाएंगे। अभी उन्होंने जो बचाव कौशल इस्तेमाल किया था वह बहुत तेज था, लेकिन उसमें उनकी बिजली या पानी का कोई असर नहीं दिख रहा था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कौन सा बचाव कौशल इस्तेमाल किया था, लेकिन सिर्फ अपनी तलवार इच्छा के बल पर वे 5 विश्व स्तरीय साधकों को बंदी बनाने में कामयाब रहे। डाउनलॉर्ड बैटलमास्टर ने भी सिर हिलाया। मैंने उसका भविष्य जानने के लिए अंकगणित का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बता पाया। वह बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है, ब्राइटफिश से भी ज्यादा प्रतिभाशाली। उसका भविष्य जानना बहुत मुश्किल है। उसके बारे में भूल जाइए। यहाँ तक कि गोलियों का आदर्श भी संख्यात्मकता का उपयोग करके केवल ये अनुमान लगाने में सक्षम था कि उनके दोबारा मिलने में कितना समय लगेगा। पुस्तक 29, अध्याय 16, डाउनलॉर्ड बनना। वास्ट हेवन पैलेस, डार्क नॉर्थ एस्टेट। सफेद वस्त्र पहने जी निंग और फर पहने निंग साथ साथ यात्रा कर रहे थे। मास्टर, सू यूजी और पिल्सेंट आश्चर्य से देखते रहे। मेरा क्लोन बैडलैंड्स क्षेत्र से लौट आया है। अब मेरे लिए भी डाउनलॉर्ड बनने का समय आ गया है, निंग ने कहा। अभी से, जब तक कोई बहुत जरूरी काम न हो, मुझे परेशान मत करना, समझा। सू यूजी और पिल्सेंट दोनों ने तुरंत आदेश स्वीकार कर लिया। वे अपने चेहरों पर उत्साह के भाव नहीं रोक पाए। उन्होंने देखा कि जी निंग वाकई एक अद्भुत व्यक्तित्व था। एक बार जब वह डाउनलॉर्ड बन गया तो उसकी हैसियत और भी बढ़ जाएगी। फुसफुस फुसफुस। सफेद वस्त्रधारी निंग और फर पोशाकधारी निंग दोनों एस्टेट के अंदर एक निजी कमरे में चले गए। एकांत कमरे के भीतर गड़गड़ाहट संरचनाएं सक्रिय होने लगीं, जिससे पूरे डार्क नॉर्थ एस्टेट के चारों ओर प्रकाश की बाधाएं दिखाई देने लगीं, जिससे किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसमें देखने से रोका गया। सफेद वस्त्रधारी निंग और फर वस्त्रधारी निंग दोनों कमल मुद्रा में बैठ गए। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर एक सच्चे शरीर तकनीक का प्रयोग करने लगे। फुफ। दोनों शरीरों से, उनके जिंदान से और उनकी आत्माओं से धुंधली रोशनी का एक आभामंडल निकलने लगा। वे एक दूसरे के और करीब आने लगे और आखिरकार फर पोशाकधारी निंग सीधे सफेद वस्त्रधारी निंग के शरीर में उड़ गया, जिससे रोशनी नाटकीय रूप से फैल गई। दोनों एक ही स्रोत से आए थे। वे आत्मा और शरीर में एक समान थे। यही कारण था कि वे एक दूसरे से जुड़कर एक हो गए। अब मेरे सभी 18 क्लोन एक साथ मिल गए हैं। सफेद वस्त्र पहने निंग ने आंखें खोलीं और मुस्कुराया। उसे अभी भी याद था कि कैसे उसने पहली बार ताओवू 18 फेंट गॉड्स
हासिल किया था और उसका इस्तेमाल 18 अलग अलग क्लोन बनाने के लिए किया था। अब वह एक बार फिर सभी 18 क्लोनों को एक में मिलाने में कामयाब हो गया था। उसकी सच्ची आत्मा से पूर्णता और संतुष्टि का भाव उमड़ रहा था, जिससे उसे थोड़ा नशा सा महसूस हो रहा था। अमर ऊर्जा और दिव्य शक्ति उसके शरीर के भीतर नीले फूलों के धुंध क्षेत्र में प्रवाहित हो गई और वह वास्तव में उस धुंध ऊर्जा में रूपांतरित होने लगी। उन 18 शरीरों का एक साथ आना इस बात का संकेत था कि उसका दिव्य शरीर पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था। उसकी दिव्य शक्ति पहले से थोड़ी अधिक शुद्ध भी हो गई थी, जिससे वह उस धुंध ऊर्जा को और अधिक सहन कर सका। 120 बूंदें। उसने नीले फूलों के धुंध क्षेत्र में कुल मिलाकर 120 बूंदें पानी जमा कर ली थीं। ये पहले जमा की गई 108 बूंदों से काफी ज्यादा थी। दूरस्थ 3 लोगों के ठीक बाहर आदिम अराजकता में स्थित एक संपत्ति के भीतर काले वस्त्रधारी निंग वहां एक और काले वस्त्रधारी निंग के बगल में बैठे थे। उन्होंने एक साथ एक सच्चे शरीर तकनीक का प्रयोग किया और एक हो गए। थोड़ी देर बाद वहां सिर्फ काले वस्त्र पहने निंग ही बैठा था। हालांकि उसकी आभा पहले से थोड़ी ज्यादा तेज थी। इस दिन से उसके पास केवल एक ही वास्तविक शरीर और एक प्राइमल ट्विन होगा। दोनों का कोई क्लोन नहीं होगा। शुरू हो जाओ। वास्तवेन पैलेस में सफेद वस्त्र पहने निंग और उसके अस्त व्यस्त घर में काले वस्त्र पहने निंग दोनों ने सिर हिलाया। उनकी आंखें संकल्प से भरी थीं। धमाका। असली शरीर और प्राइमल ट्विन एक दूसरे से बहुत दूर स्थित होने के बावजूद एक साथ ही अपनी सफलताएं प्राप्त कर रहे थे। वे अपने बीच एक अजीब सी प्रतिध्वनि भी महसूस कर सकते थे और इस क्षण में उन्होंने एक ऐसा दाव स्थापित किया जो केवल उनका और केवल उनका था। संसार दावलोड्स ने अपने स्वयं के बनाए मार्ग पर चलना शुरू किया और अपने दाव पर प्रत्येक कदम के साथ उन्होंने जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को पार किया। हर बार जब वह कोई सफलता हासिल करता तो उसके असली शरीर और उसके प्राइमल ट्विन दोनों को एक साथ सफलता हासिल करनी होती। सिर्फ एक के जरिए सफलता हासिल करने की कोशिश करने पर दूसरे के द्वारा उसे दबा दिया जाता। उसके सफल होने का कोई रास्ता नहीं था। दावमज पर विचार करें। चौथे चरण के एक दावलॉर्ड के पास भी जिसके पास प्राइमल ट्विन हो दावमज तक पहुंचने का केवल एक ही मौका होता। असली शरीर को दावमज को विफल करने देना और फिर प्राइमल ट्विन को उस अनुभव का उपयोग करके सफलता प्राप्त करने देना कोई रास्ता नहीं था। असली शरीर और प्राइमल ट्विन को एक साथ इन सब का सामना करना होगा और हर कदम पर उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। चीजें इसी तरह चलती थीं। अगर आप पूरी तरह दृढ़ नहीं हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। गड़गड़ाहट। तीनों लोगों के बाहर आदिकालीन अराजकता अलौकिक शक्ति के साथ गड़गड़ाने और मंथन करने लगी, जिससे भयानक शक्ति और अकल्पनीय आकार का एक अराजकता का भंवर बन गया। इससे उत्पन्न लहरों ने वास्तव में तीनों लोगों के भीतर तक को प्रभावित किया। क्या दुनिया में क्या ये भयानक लहरें क्या हैं? कुलपिता सुभूति, पवनदेव और तीनों लोगों के अन्य कुलीन लोग तीनों लोगों के ऊपर शून्य में उड़ गए। वे उस दूर स्थान की ओर देखने लगे जहाँ से लहरें उठ रही थीं। वे महसूस कर सकते थे कि सामान्यतः शांत और स्थिर रहने वाला आदिकालीन अराजकता अब उड़ते हुए अजगर की तरह गड़गड़ाहट और गर्जना कर रहा था। इतनी शक्ति से मंथन कर रहा था कि वे सभी अचंभित रह गए। वास्ट हेवन पैलेस। डार्कनॉर्थ एस्टेट पूरी तरह शांत था। हालांकि इस जगह से एक दावलॉर्ड की आभा फूट रही थी, लेकिन निंग ने पहले जो अवरोध सक्रिय किए थे उनके कारण आभा पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रही थी। विश्व स्तर से डाउनलोड स्तर तक पहुंचने के लिए उसे जिस ऊर्जा की आवश्यकता थी, निंग उसे अपने साथ लाए अराजकता रत्नों से आसानी से उत्पन्न कर सकता था। यह निर्णय उसने तब से लिया था जब उसने अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव को समझा था। वूश। उसके शरीर के भीतर जिंदन अराजकता क्षेत्र 108,000 मीटर ऊंचा दाव वृक्ष निंग की तलवार दाव की अंतर्दृष्टि से पोषण प्राप्त करने लगा। वह तेजी से बढ़ने लगा और एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ फैलने लगा। हालांकि वह ऊंचा बढ़ने में बहुत धीमा था, लेकिन अविश्वसनीय गति से मोटा होने लगा था। दाव वृक्ष दिन प्रतिदिन घना होता जा रहा था, लेकिन उसकी ऊंचाई भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। संसार दावलॉर्ड की नींव जितनी गहरी होगी, उसका दाव वृक्ष उतना ही मोटा होगा। मेरे ओमेगा स्वॉर्ड दाव की बदौलत पहले चरण के बहुत कम दावलॉर्ड होंगे जो मेरे बराबर हों, निंग ने सोचा। एक दाव वृक्ष की ऊंचाई की एक निश्चित सीमा होती थी। उदाहरण के लिए, यदि चौथे चरण का कोई दावलॉर्ड कई वर्षों तक प्रशिक्षण लेता है और वर्ष तक पहुंचता है, तो उसका दाव वृक्ष 540,000 मीटर ऊंचा हो जाएगा। ये सभी वर्ग स्तरीय दावलॉर्ड के लिए सही था। हालांकि मोटाई हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती थी। जैसे जैसे दाव वृक्ष मोटा और लंबा होता गया, इसकी जड़ें भी जिंदान अराजकता क्षेत्र में गहराई तक फैलती गईं, जिससे यह अधिक से अधिक स्थिर होता गया और इसका आकार और भी अधिक विस्तृत होता गया। दाव वृक्ष तब तक बढ़ता रहा जब तक कि वह 156,000 मीटर की ऊंचाई तक नहीं पहुंच गया, फिर अंततः रुक गया। हालांकि जिंदन अराजकता क्षेत्र अभी भी तेजी से फैल रहा था। उसका आभामंडल भी फैल रहा था और क्षेत्र के केंद्र में स्थित जिंदन का केंद्र लगातार रहस्यमय और गहन होता जा रहा था। दिव्य शरीर के पुनर्निर्माण का समय आ गया है। श्वेत वस्त्रधारी निंग वहां कमल मुद्रा में बैठा था। उसकी हड्डियां, उसका मांस, उसकी नसें, सब कुछ ओमेगा स्वॉर्ड दाव को केंद्र मानकर मूल रूप से पुनर्निर्मित होने लगा। उन्होंने अराजकता ऊर्जा को आकर्षित किया और उसका उपयोग करके उसकी दिव्य शक्ति का पुनर्निर्माण किया। उसके कमरे से उसकी अद्भुत दावलॉर्ड आभा फूट पड़ी और निंग के पास मौजूद असंख्य अराजकता रत्न लगातार खर्च और पुनःपूर्ति कर रहे थे। सच तो ये है कि चौथे चरण का कोई दावलॉर्ड भी अपनी दिव्य शक्ति को पुनःपूर्ति करने के लिए इतने अराजकता रत्नों का उपयोग नहीं करेगा।
निंग के लिए अराजकता रत्नों की इतनी कम मात्रा नगण्य थी। डाओ लॉर्ड का आभा मंडल। मास्टर अपनी सफलता की ओर अग्रसर हैं। पिलसेंट घबरा गया। ठीक है, लेकिन आभा इतनी शक्तिशाली है। यह उस आभा से कहीं ज्यादा है जो हमें सफलता मिलने पर थी। सू यूजी काफी भावुक हो गईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सिर आसमान की ओर उठाया, उनकी आंखों में एक उलझन भरी नजर उभर आई। अजीब है, स्थानीय आदिम अराजकता में कोई हलचल क्यों नहीं है? पिलसेंट ने भी उलझन भरी नजर से देखा। ठीक है, क्या मास्टर बाहरी दुनिया की अराजकता ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? केवल तभी जब आप आगे बढ़ते हैं, आप बहुत ही कम समय में मुफ्त में भारी मात्रा में अराजकता ऊर्जा अवशोषित कर पाते हैं। जब आप आमतौर पर डाओ लॉर्ड बनने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आप बाहरी दुनिया से उस मुफ्त अराजकता ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हालांकि निंग इतना अमीर था कि उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, और बाहरी दुनिया की अराजकता ऊर्जा का उपयोग न करने के उसके अपने कारण थे। मास्टर के दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा है, सू यूजी ने सुझाव दिया। सिर्फ 2 घंटे बाद असली शरीर ने अपनी सफलता पूरी कर ली थी। चूंकि उसके पास अराजकता रत्नों की असीमित आपूर्ति थी, इसलिए सफलता स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय रूप से तेज थी। जहां तक प्राइमल ट्विन की बात है, तो उसे सफलता में काफी ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि वह अभी भी 3 लोगों के बाहर आदिम अराजकता की ऊर्जा का तेजी से उपयोग कर रहा था। तो ऐसा होता है डाओ लॉर्ड बनना। सफेद वस्त्र पहने निंग वहीं बैठा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसकी आभा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, और असल में वह दूसरे चरण के डाओ लॉर्ड ब्राइटफिश के बराबर थी। जो कोई भी निंग को देखता और उसकी आभा को महसूस करता, वह उसे द्वितीय चरण का डाओ लॉर्ड मान लेता। सच में ये वास्तव में उतना प्रभावशाली नहीं था। सभी प्राचीन साधक और ब्राइट शो इंपीरियल के सदस्य, जब वे वास्तव में विश्व स्तर पर थे, तो प्रथम चरण के डाओ लॉर्ड्स के समान थे। एक बार जब वे आगे बढ़ गए, तो उनके दिव्य शरीर तृतीय चरण के डाओ लॉर्ड्स के समान होंगे, और उनकी आभा निंग की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होगी। किलोस्टार, जिसने 1000 शरीर सूत्र में प्रशिक्षण लिया था, वह उन प्राचीन साधकों और ब्राइट शो इंपीरियल्स के लिए हर तरह से एक समान होगा। हालांकि प्राचीन साधक और ब्राइट शो इंपीरियल बहुत कम थे, और ऐसे साधक जिन्होंने 1000 शरीर सूत्र में प्रशिक्षण लिया था और जो डाओ लॉर्ड बनने में सफल रहे थे, वे शायद ब्राइट शो इंपीरियल से भी दुर्लभ थे। इस प्रकार बाहरी दुनिया में लोग आमतौर पर किसी व्यक्ति की शक्ति का आकलन उसकी आभा के आधार पर करते हैं। निंग ने अपनी ओमेगा तलवार दाव को अपनी दिव्य शक्ति के आधार और मूल के रूप में इस्तेमाल किया और 18 शरीरों को एक में संयोजित किया। यही कारण था कि सफलता प्राप्त करने के बाद उसका शरीर द्वितीय चरण के डाओ लॉर्ड के समान था। भविष्य में मैं बस दूसरे चरण का एक डाओ लॉर्ड होने का नाटक करूंगा। अंततः मेरा ओमेगा स्वॉर्ड दाव बहुत शक्तिशाली है, ईस्टकल्ट, ग्रेटजॉय या अन्य दाव से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। जहां तक मैं जानता हूं, सर्वशक्तिमान ब्राइट शो हेगेमॉन या पैरागॉन ऑफ पिल्स जैसे दैत्य भी ऐसे विश्व स्तरीय साधकों से नहीं मिले हैं जिनके पास मेरे जैसा अलौकिक दाव हो। निंग जानता था कि सबकी नजरों में कई सर्वोच्च दाव को अपने अधीन कर लेने और फिर उन्हें एक साथ जोड़ लेने का मतलब है कि तुम सबसे महान प्रतिभाशाली हो, और फिर भी वह सबसे महान प्रतिभाशाली से भी ज्यादा शक्तिशाली था। अगर दूसरों को इस बारे में पता चल गया तो शायद उसे कुछ फायदा हो, लेकिन इससे काफी मुसीबतें भी आ सकती थीं। सावधानी बरतना ही बेहतर था। ऊपरी तौर पर उन सर्वोच्च प्रतिभाशाली लोगों में से एक होना ही काफी था। अपनी सफलता के बाद निंग को एहसास हुआ कि उसमें एक जबरदस्त बदलाव आया है। उसे यकीन था कि अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव की बदौलत पहले चरण के दाव लॉर्ड होने के बावजूद वह ग्रेटजॉय और ईस्टकल्ट जैसे लोगों के बराबर होगा जब वे दूसरे चरण के दाव लॉर्ड बन जाएंगे। चौथे चरण के बहुत कम दाव लॉर्ड थे जो उसका कुछ बिगाड़ सकते थे। इससे निंग को अदम्य वीरता और पराक्रम का एहसास हुआ। पहले कोई भी शक्तिशाली डाओ लॉर्ड उसके लिए खतरा बन सकता था, अब वह उनके लिए खतरा बन जाएगा। पुस्तक 29, अध्याय 17, एकांतवास छोड़ना। एकांत कमरा पूरी तरह शांत था। जी निंग बस वहीं बैठा अपने शरीर के अंदरूनी हिस्सों की कल्पना कर रहा था। उसकी अमर ऊर्जा और दिव्य शक्ति का भंडार दूसरे चरण के डाओ लॉर्ड जितना ही गहरा था। हालांकि निंग का ध्यान उसके शरीर के भीतर नीले पुष्प क्षेत्र पर था। नीले फूलों की धुंध ऊर्जा, निंग यही देख रहा था। नीले फूलों वाला क्षेत्र धुंध से भरा हुआ था। सुनहरे पानी की बूंदें धीरे धीरे आपस में मिल रही थीं और उस क्षेत्र से कोहरे और धुंध का आभास फैल रहा था। उन सुनहरी बूंदों की कुल संख्या 1111 थी। हर एक बूंद में निंग की दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा की संयुक्त ऊर्जा से भी कहीं ज्यादा ऊर्जा थी। ये वास्तव में एक बार फिर विकसित हुआ है। मेरी नीला पुष्प धुंध ऊर्जा मेरी अपनी दिव्य शक्ति या अमर ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह इतनी अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकती है? ये तो चौथे चरण के डाओ लॉर्ड की शक्ति होनी चाहिए। निंग सचमुच दंग रह गई। 9 अराजकता मोहरें एक बहुत ही साधारण तकनीक की तरह लगती थीं, लेकिन वास्तव में यह अकल्पनीय रूप से मजबूत थी। बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों की ऊर्जा को परिवर्तित कर पाना तो एक बात थी, यहाँ तक कि विश्व स्तरीय ऊर्जा का रूपांतरण भी। ठीक है, लेकिन क्या ये वास्तव में डाओ लॉर्ड स्तरीय ऊर्जा को भी परिवर्तित कर सकता था? आज तक निंग रूपांतरण प्रक्रिया के पीछे के कुछ रहस्यों को समझ नहीं पाया था। किसने इस तकनीक को किसने बनाया? इस बेहद शक्तिशाली तकनीक को मृतक हेगेमॉन ने मुझे भी कई तकनीकें, दिव्य क्षमताएं और गुप्त कलाएं प्रदान की थीं, लेकिन उनमें से कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। निंग मन ही मन स्तब्ध रह गया। अपनी हेगेमॉन स्तरीय तलवार कलाओं के अलावा मृतक तलवार हेगेमॉन के पास भी कई दिव्य क्षमताएं और गुप्त कलाएं थीं जो उसने निंग को दी थीं, और उनमें से कुछ तो नोविसिस थंडर से भी ज्यादा शक्तिशाली थीं।
और फिर भी वे सभी 9 कैओस सील्स की तुलना में बहुत ही कमतर थीं। किंवदंतियां कहती हैं कि सबसे शक्तिशाली शरीर ब्राइट शो साम्राज्यों, कुछ उच्च स्तरीय पथभ्रष्टों, प्राचीन साधकों और 1000 शरीर सूत्र में प्रशिक्षित साधकों के हैं। निंग ने सोचा, लेकिन मेरी 9 अराजकता मोहरें मुझे उनके बराबर होने की अनुमति देती हैं। ब्राइट शो साम्राज्यवासी, प्राचीन साधक, कुलीन पथभ्रष्ट और सहस्त्र शरीर सूत्र के साधक सभी अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, यहाँ तक कि विश्व स्तर पर भी उनके शरीर डाउनलॉर्ड्स के शरीरों के बराबर थे। एक बार जब वे प्रथम चरण के डाउनलॉर्ड्स बन गए तो उनके शरीर तृतीय चरण के डाउनलॉर्ड्स के समान हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वे दिव्य क्षमताओं का प्रयोग करने और अत्यधिक विनाशकारी शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम थे, जो शायद निंग की नीलम पुष्प धुंध ऊर्जा से भी अधिक शक्तिशाली थी। निंग के लिए अपनी नीलम पुष्प धुंध ऊर्जा का उपयोग किसी भी दिव्य क्षमता का उपयोग करने के लिए करना संभव नहीं था। समस्या ये थी कि ब्राइट शो इंपीरियल्स की संख्या बहुत कम थी, इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए 12 महलों की जरूरत थी। प्राचीन साधक, शीर्ष स्तर के पथभ्रष्ट, सहस्त्र शरीर सूत्र के अभ्यासी, उन सभी की संख्या दयनीय रूप से कम थी। डाउलॉर्ड सोलिस्की, डाउलॉर्ड बैटल मास्टर, डाउलॉर्ड ब्राइटफिश, पिलसेंट, सुयूजी। जब वे पहले चरण पर होते तो उनमें पहले चरण के डाउलॉर्ड्स जैसी आभा होती। जैसे ही वे अपना दूसरा चरण लेते, उनमें दूसरे चरण के डाउनलॉर्ड्स जैसी आभा होती। ये सामान्य बात थी। निंग जैसे लोग, जिनके पास ओमेगा स्वॉर्ड डाउ और 18 क्लोन थे, डाउनलॉर्ड्स में भी अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे। प्राचीन साधक और ब्राइट शो साम्राज्यवासी, जो प्रथम चरण के डाउनलॉर्ड हैं, अपनी सभी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करके शक्ति में मुझसे आगे निकल सकते हैं, लेकिन मैं युद्ध में बहुत लंबे समय तक टिकने में सक्षम हूँ। इसके अलावा, आप जितने ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं, आपके द्वारा बनाए गए दाव की शक्ति उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। संसार डाउनलोड्स के लिए उनका दाव ही उनका आधार था। ये सबसे ज्यादा मायने रखता था। उदाहरण के लिए, निंग के पास एक ओमेगा स्वॉर्ड दाव था। बिना किसी दिव्य क्षमता या तकनीक का उपयोग किए भी उसकी तलवार की नियत ही तीसरे चरण के डाउनलॉर्ड्स को आसानी से दबाने के लिए पर्याप्त थी। इस ओमेगा दाव की बदौलत वह प्रकाश की गति से 10 गुना तेज गति से चल सकता था। उसके ओमेगा दाव ने उसे उच्च आयामों में प्रवेश करने और उनमें अद्भुत गति से आगे बढ़ने की अनुमति दी। ये दाव का स्वभाव था। अगर आप सिर्फ पार्श्विक बल और ताकत पर निर्भर रहते तो नतीजा ये होता कि आपको कुचल दिया जाता। यही वजह थी कि कुछ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली डाउनलॉर्ड्स ब्राइट शो साम्राज्यों, प्राचीन साधकों और यहाँ तक कि शाश्वत सम्राटों को भी आसानी से मार गिराने में सक्षम थे, जबकि वे बिना किसी विशेष शरीर वाले साधारण साधक ही थे। तलवार का दाव। निंग अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव को अपने दिव्य शरीर के पुनर्निर्माण के लिए एक सांचे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही उसका दाव वृक्ष स्थिर हुआ, वह तुरंत अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव के आगामी मार्ग की स्पष्ट कल्पना करने में सक्षम हो गया। आप जितना ऊपर खड़े होंगे, उतनी ही दूर तक देख पाएंगे। उसके मन में कई अलग अलग तलवार दाव भरे हुए थे, जैसे उसका स्वर्गभंजक तलवार इरादा, उसका सोलहौट तलवार इरादा, उसका यिन यांग तलवार इरादा, उसका रक्त बूंद तलवार इरादा और उसका छायाहीन तलवार इरादा। निंग को भविष्य में छिपे रहस्यों के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि और विचार मिलने लगे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे सब कहते हैं कि एक डाउनलॉर्ड के रूप में पहले चरण से दूसरे चरण तक जाना सबसे आसान चरण है। निंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरे पास सिर्फ एक सर्वोच्च दाव का नियंत्रण होता तो शायद मैं कुछ ही 100 सालों में दूसरे चरण का डाउनलॉर्ड बन जाता। डाउनलॉर्ड्स के लिए पहले चरण से दूसरे चरण तक पहुंचना बहुत तेज था। यहाँ तक कि सबसे धीमे डाउनलॉर्ड्स को भी ज्यादा से ज्यादा कुछ अराजकता चक्रों की जरूरत होती थी, और यह पहले से ही एक अविश्वसनीय रूप से लंबी अवधि मानी जाती थी। कहानियों के अनुसार कुछ ऐसे भी थे जो 1000 सालों में ही बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते थे। हालांकि बाद के चरण बहुत कठिन होते और आगे बढ़ने की गति बहुत धीमी होती। हालांकि मुझे पहले अपने 5 सर्वोच्च दाव में और प्रगति करनी होगी, तभी मैं और भी गहन ओमेगा स्वॉर्ड दाव विकसित कर पाऊंगा। निंग समझ गया कि उसका रास्ता ज्यादा कठिन होगा। हालांकि दूसरों को इसका अंदाजा नहीं होगा। मैं 10 साल तक एकांतवास में रहूंगा। 10 साल बाद मैं कहूंगा कि मैं सेकंड सटिप का डाउनलॉर्ड बन गया हूँ। निंग ने सोचा, 10 साल। कालिक त्वरण के तहत यह 1000 साल से भी ज्यादा होगा। निंग की प्रतिभा के स्तर को देखते हुए उसका लगभग 1000 साल में दूसरे चरण का डाउनलॉर्ड बन जाना दूसरों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। दूसरे चरण के डाउनलॉर्ड के रूप में उसके पास ओमेगा स्वॉर्ड दाव के स्तर का दाव होना स्वाभाविक ही था। अगर दूसरों को पता चलता कि पहले चरण के डाउनलॉर्ड के पास इतना भयानक रूप से शक्तिशाली स्वॉर्ड दाव है, तो ये खबर पूरे अनंत प्रदेशों में तुरंत फैल जाती। निंग सचमुच ऐसा होते नहीं देखना चाहता था। अगले 10 सालों में मुझे नोविसिस थंडर और नोविसिस वाटर में महारत हासिल करनी है। साथ ही उस सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता जो मृत हेगेमॉन ने मुझे दी थी, स्वॉर्ड दाव बॉडी में भी। निंग अपने निर्णय पर पहुंच गया। मृत हेगेमॉन ने उसे जो विभिन्न दिव्य क्षमताएं और गुप्त कलाएं दी थीं, उनमें से वह अभी केवल सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता का ही उपयोग कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि निंग स्वर्ण मूर्ति तकनीक में शक्ति के शिखर पर पहुंच चुका था और उसका शरीर एक सर्वोच्च दाव अस्त्र के बराबर था। विश्व स्तरीय साधकों के लिए ये सर्वोच्च संभव सीमा थी। अब डाउनलॉर्ड बनने के बाद ही वह मृत हेगेमॉन के तलवार दाव शरीर का उपयोग करने में सक्षम था। शिखर तक प्रशिक्षित होने पर यह उसके दिव्य शरीर को एक सर्वोच्च शाश्वत खजाने के बराबर बना देगा। ये देखते हुए कि उसका जीवन युद्ध से घिरा हुआ होगा। यदि वह दीर्घायु होना चाहता था तो उसे मार सहने में सक्षम होना होगा।
आदिकालीन अराजकता हर तरह के खतरों से भरी हुई थी और आपके दुश्मन हर तरह के घातक हमले करने में सक्षम थे। अगर आपका दिव्य शरीर प्रहार सहने में सक्षम होता तो आपके जीवित रहने की संभावनाएं नाटकीय रूप से बढ़ जाती। चौथे चरण के सभी दाव लॉर्ड्स के पास अत्यंत शक्तिशाली और अथाह तकनीकें थीं। ये भयानक शक्तियां थीं जो आपके व्यक्तिगत दाव के अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद प्राप्त होती थीं। समय बीतता गया और देखते ही देखते 12 वर्ष बीत गए। डार्क नॉर्थ एस्टेट। हालांकि पिल्सेंट और सू यूजी ने अपने मुख्य शरीरों के साथ प्रशिक्षण जारी रखा, लेकिन निंग की वापसी की प्रतीक्षा में दोनों ने अपने अवतार वहीं छोड़ दिए। मास्टर को डाव लॉर्ड बने हुए काफी समय हो गया है, वे बाहर क्यों नहीं आए? पिल्सेंट काफी हैरान था। 12 साल हो गए हैं। डाव लॉर्ड सोलिस्की भी इस बारे में पूछने आया है, लेकिन हम दोनों तो बस यहाँ बेवकूफों की तरह इंतजार ही कर सकते हैं। 12 साल कुछ भी नहीं है। तुम्हारा असली शरीर तो प्रशिक्षण के लिए इस संपत्ति के अंदर मौजूद अस्थायी त्वरण के खजाने का इस्तेमाल कर रहा है ना? सू यूजी ने कहा, चाहे इसमें 1000 साल लगें या 10,000 साल, तुम्हारे पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मुझे पता है। मैं बस अपने आप से बुदा रहा हूँ, पिल्सेंट ने जल्दी से कहा। आमतौर पर लोग डाव लॉर्ड बनने के बाद एकांत ध्यान से जल्दी ही बाहर आ जाते हैं। हमारे गुरु बहुत लंबे समय से एकांत में हैं। सच? सू यूजी ने सिर हिलाया। काफी समय हो गया है। अचानक धमाका, एक बेहद भयावह तलवार दाव आभा अचानक बाहर की ओर उठी। हालांकि डार्क नॉर्थ एस्टेट के चारों ओर लगे प्रतिबंधात्मक मंत्रों ने उसे एस्टेट से बाहर निकलने से रोक दिया, जिससे बाहर किसी के लिए भी ये देखना असंभव हो गया कि क्या हो रहा है। ये तलवार दाव आभा इतनी ऊंची, उत्कृष्ट और प्रचंड थी कि सू यूजी और पिल्सेंट दोनों इसे महसूस करते ही कांप उठे। इस आभा के सामने वे इसका विरोध करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उन्हें बस डर का एहसास हो रहा था। ये तलवार दाव। दोनों पूरी तरह से चौंक गए। कुछ समय बीत गया, पर वे शांत नहीं हुए। गड़गड़ाहट, कमरे के दरवाजे खुले और एक सफेद वस्त्रधारी युवक, जिसकी पीठ पर काली तलवार की म्यान थी, भीतर से निकला। मास्टर! दोनों तुरंत खड़े हो गए। गुरु, आप? सू यूजी ने निंग और उसके आसपास के आभामंडल को घूरा। यह आभामंडल पहले चरण के ज्यादातर डावलॉर्ड से काफी अलग लग रहा था। निंग ने कहा, डावलॉर्ड बनने के बाद मुझे अचानक कई नई जानकारियां मिली और इसलिए मैंने कुछ समय तक प्रशिक्षण लेने का फैसला किया। किसने सोचा था कि मैं सफलता हासिल कर लूंगा और सेकंड स्टेप का डावलॉर्ड बन जाऊंगा? दूसरे चरण का एक डावलॉर्ड? सू यूजी और पिल्सेंट दोनों काफी आश्चर्यचकित थे। हालांकि निंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। चूंकि उसने अपनी असली शक्ति छिपाने का फैसला किया था, इसलिए उसे इसे सबसे छिपाना ही था, तभी वह सुरक्षित रह सकता था। निंग के अवचेतन ने उसे बार बार फुसफुसाया था कि दूसरे चरण का डावलॉर्ड होने का दिखावा करना ही सबसे अच्छा विकल्प है, तभी उसकी साधना का मार्ग सुरक्षित रहेगा। गुरुजी, मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि पहले चरण से दूसरे चरण तक पहुंचना बहुत तेज होता है। कुछ लोग तो 1000 साल में ही सफल हो जाते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप भी इतने तेज होंगे। सू यूजी ने उत्साह से कहा, गुरुजी, आप सचमुच अद्भुत हैं। ठीक है, इसके बारे में दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है, निंग ने कहा। फिर उसने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। बस एक विचार से उसने डार्क नॉर्थ एस्टेट के चारों ओर के गठन के मंत्रों को हटा दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, डावलॉर्ड सोलिस्की और डावलॉर्ड बैटल मास्टर दोनों ने तुरंत इसका आभास कर लिया। जी निंग, सफलता पाने के लिए बधाई। ईश्वरीय अनुभूति की एक लहर उसकी ओर बही और उसके साथ मन ही मन हंसी भी आई। ओह, तुम्हारा यह आभा मंडल, क्या तुम दूसरे चरण के डावलॉर्ड बन गए हो? पुस्तक 29, अध्याय 18, अंतहीन प्रदेशों में विचरण करने की शक्ति। थोड़ी ही देर बाद डावलॉर्ड सोलिस्की, बैटल मास्टर और ब्राइटफिश सभी डार्क नॉर्थ एस्टेट पहुंच गए। वे आश्चर्य से जी निंग को देखने लगे। तुम्हारे चेहरे पर यह भाव क्यों है? निंग ने तुरंत पूछा। 1000 साल के अंदर पहले चरण के डावलॉर्ड से दूसरे चरण के डावलॉर्ड तक का सफर। हमने ऐसी बातें सिर्फ किंवदंतियों में ही सुनी हैं। डावलॉर्ड सोलिस्की निंग की ओर देखते हुए खुशी से मुस्कुराया। लेकिन आज मैंने खुद ये सब देखा है। देखा, ब्राइटफिश, यही तो असली जीनियस होता है। डावलॉर्ड ब्राइटफिश ने निंग की ओर देखा, फिर सिर हिलाया और सहमति में गुर्राया। निंग ने अपना सिर उठाया और ऊपर आसमान को धुंधला कर रही गहरी धूसर हवा को घूरने लगा। बड़े भाई सोलिस्की, पैट्रियार्क क्लियरविंड की ताकत और कमजोरी क्या है? तुम सदियों से उसके खिलाफ लड़ रहे हो। तुम्हें किसी और से बेहतर पता होना चाहिए। कृपया मुझे वह सब बताओ जो तुम जानते हो, उसकी ताकत और कमजोरियां। डावलॉर्ड सोलिस्की ने निंग की ओर हैरानी से देखा। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? निंग के पास ब्राइट शो किंगडम के स्टार मैप की जो कॉपी थी, उसमें हर इलाके के डावलॉर्ड्स के बारे में जानकारी थी और उसमें पैट्रियार्क क्लियरविंड के बारे में भी काफी विस्तृत जानकारी थी। उस जानकारी के आधार पर निंग को पूरा भरोसा था कि वह पैट्रियार्क क्लियरविंड को कड़ी टक्कर दे सकता है। हालांकि डावलॉर्ड सोलिस्की इतने लंबे समय से पैट्रियार्क क्लियरविंड से जूझ रहा था कि उसके पास शायद स्टार मैप से कहीं ज्यादा जानकारी थी। यह एक बड़ी लड़ाई होने वाली थी, उसे इसके लिए पूरी तैयारी करनी थी। तुम पास खड़े डावलॉर्ड बैटल मास्टर ने पहले तो भौहें चढ़ाईं, फिर हैरानी से निंग की ओर देखा। तुम पैट्रियार्क क्लियरविंड को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हो क्या? ब्राइटफिश, सोलिस्की और यहाँ तक कि पिल्सेंट और सू यूजी भी चौंक गए। निंग ने डावलॉर्ड बैटल मास्टर को आश्चर्य से देखा, फिर सिर हिलाया। बड़े भाई बैटल मास्टर के अंकगणित कौशल वाकई जबरदस्त हैं।
सचमुच मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ और पैट्रियार्क क्लियरविंड के खिलाफ खुद को परखना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो बस दूसरे चरण के नए डाउलॉर्ड हो। डाउलॉर्ड सोलेस्की घबरा गया। तुम इतनी जल्दबाजी में क्लियरविंड को चुनौती कैसे दे सकते हो? वह मेरे लिए हर तरह से एक मुकाबला है। हालांकि बैटल मास्टर भी चौथे चरण पर है, फिर भी वह पैट्रियार्क क्लियरविंड से एक स्तर कमजोर है। क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम अजेय हो क्योंकि तुम विश्व स्तर से आगे बढ़कर दूसरे चरण के डाउलॉर्ड बन गए हो? जी निंग, मैं तुम्हारी आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें अंतहीन प्रदेशों में घूमते समय सावधान रहना होगा। अगर तुम इतनी जल्दबाजी में काम करोगे तो शायद तुम मर जाओगे। डाउलॉर्ड सोलेस्की सचमुच घबरा गया था। क्या उसका भाई पागल हो गया है? बड़े भाई, निंग ने उससे बहस करने की कोशिश नहीं की। मुझसे एक मुक्का खाओ। अरे, डाउलॉर्ड सोलेस्की ने निंग की तरफ देखा, फिर सिर हिलाया। बहुत अच्छा, अपनी पूरी ताकत से वार करो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने मजबूत हो। फुफ, निंग अचानक हवा में गायब हो गया। डाउलॉर्ड सोलेस्की पहले तो बिल्कुल शांत था, लेकिन अब उसका चेहरा पीला पड़ गया था। स्विश 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 स्विश, उंगलियों के प्रहारों से बनी तलवारों की परछाइयां अचानक हर जगह प्रकट हुईं और डाउलॉर्ड सोलेस्की की ओर वार करने लगीं। उनमें से हर एक समझ से परे गति से आगे बढ़ रहा था। तेज, बहुत तेज। हाँ, कैसे? डाउलॉर्ड सोलेस्की के हाथ तुरंत पानी की दो धाराओं में बदल गए जो एक दूसरे के चारों ओर घूमती हुई उसके आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से ढक गईं, क्योंकि वे निंग की तलवार की परछाइयों से बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बावजूद डाउलॉर्ड सोलेस्की पूरी तरह से असंतुलित हो गया और उसे हमलों का सीधा सामना करना पड़ा, जिससे उसके चारों ओर पानी की लहरें और छींटे फूट पड़े। इससे पास में खड़े डाउलॉर्ड बैटल मास्टर और डाउलॉर्ड ब्राइटफिश दोनों को जबरदस्त झटका लगा। फुश, निंग का रूप एक बार फिर दूर खड़ा दिखाई दिया। कैसा रहा, बड़े भाई? निंग ने डाउलॉर्ड सोलेस्की की ओर देखा। शाबाश मेरे भाई। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने प्रसन्नता से भरे चेहरे का भाव प्रकट किया। उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था जब वह निंग को घूर रहा था। वह जोर से हंसा। शाबाश मेरे भाई, सिर्फ इसी मुद्रा से तुम अनंत प्रदेशों में बिना किसी रुकावट के विचरण कर सकते हो। तुम इतने तेज कैसे हो सकते हो? असल में तुम युद्ध में और भी तेज लगते हो, निंग ने कहा। ये दाव के कारण है जिसे मैंने समझा। निंग प्रकाश की गति से 10 गुना तेज गति से चलने में सक्षम था। अन्य डाउलॉर्ड्स जो उड़ते हुए खजानों का इस्तेमाल करते थे या बिजली या प्रकाश पर सवार होते थे, वे भी प्रकाश की गति से 10 गुना तेज गति से चल सकते थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर था। उनके लिए वह गति केवल तेज गति से भागने पर ही प्राप्त हो सकती थी। नजदीकी युद्ध में सीमित स्थानों में वे जिस गति से चल और चकमा दे सकते थे, वह बहुत धीमी थी। हालांकि निंग ने उस क्षण में इस क्षेत्र में 60,000 से ज्यादा उन्मत्त हमले किए थे, और वह वास्तव में युद्ध में प्रकाश की गति से 10 गुना की अविश्वसनीय गति से चल और चकमा दे सकता था। यह वह गति नहीं थी जिसे कोई खजाने या बाहरी संसाधनों की बदौलत हासिल कर सकता था। यह उस दाव पर निर्भर करता था जिसे आपने समझा था। कुछ लोग जिन्होंने बिजली के दाव, हवा के दाव या प्रकाश के दाव में प्रशिक्षण लिया था, चौथे चरण के डाउलॉर्ड बनने के बाद प्रकाश की गति से दर्जनों गुना तेज गति से चलने में सक्षम हो गए। यही बात उन्हें युद्ध में इतना अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय बनाती थी। लेकिन निश्चित रूप से उनके जैसे लोग अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे। चौथे चरण के 100 में से एक से भी कम डाउलॉर्ड के पास ऐसे कौशल होते थे, लेकिन निश्चित रूप से अन्य डाउलॉर्ड अन्य क्षेत्रों में कुशल हो सकते थे। अद्भुत। डाउलॉर्ड सोलेस्की बहुत प्रभावित हुआ। हमारा बड़ा भाई सही कह रहा है। इस तलवार दाव पर भरोसा करके, डार्कनॉर्थ, तुम्हारे पास सचमुच अनंत प्रदेशों में विचरण करने की शक्ति है। डाउलॉर्ड बैटल मास्टर ने भी प्रशंसा में सिर हिलाया। अविश्वसनीय। डाउलॉर्ड ब्राइटफिश ने आश्चर्य से आह भरी। सोलेस्की ने तुरंत पूछा, ठीक है जी निंग, जब आप ब्राइट शो किंगडम के तलवार महल में थी तो आपको तलवार सरदार की उपाधि दी जानी चाहिए थी, है ना? हाँ, निंग ने सिर हिलाया। मेरे गुरु तलवार महल में प्रवेश करते ही तलवार के सरदार बन गए। उस समय वे 12 महलों में सर्वोच्च श्रेणी के लोगों में से एक थे। पिल्सेंट ने तुरंत गर्व से कहा। हाँ, ब्राइट शो साम्राज्य 6 प्रमुख शक्तियों में से एक है। आपने अभी कुछ ही समय से प्रशिक्षण लिया है, फिर भी आप ब्राइट शो साम्राज्य के शीर्ष विश्व स्तरीय साधकों में शुमार हो गए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप अभी अभी दूसरे चरण तक पहुंचे हैं, फिर भी इतने राक्षस हैं। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने सिर हिलाया। आप कुलपति क्लियरविंड से थोड़े कमजोर हो सकते हैं, लेकिन आपकी गति ही गारंटी देती है कि वह आपको हरा नहीं पाएगा। बोलते बोलते उसने एक जेड स्लिप निकाली और उसे तुरंत निंग की तरफ बढ़ा दिया। क्लियरविंड और मैं बरसों से लड़ते आ रहे हैं और मुझे उसकी लगभग सारी तकनीकों की बारीकियां पता हैं। मैंने वो सब इस जेड स्लिप में लिख लिया है, देख लेना। निंग ने इसे स्वीकार कर लिया, फिर तुरंत इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू कर दिया। सही कहा, ये जानकारी वाकई ब्राइट शो किंगडम के स्टार मैप में दी गई जानकारी से कहीं ज्यादा विस्तृत थी। पैट्रियार्क क्लियरविंड वाकई बहुत शक्तिशाली थे। तुम्हारा क्या ख्याल है? डाउलॉर्ड सोलेस्की ने निंग की तरफ देखा। क्या तुम अब भी उससे लड़ना चाहते हो? जाहिर है मैं उससे लड़ूंगा। निंग ने सिर हिलाया। हम उसे हमारे वास्तवेन पैलेस के प्रवेश द्वार को यूं ही अवरुद्ध नहीं रहने दे सकते, है ना? अच्छा, डाउलॉर्ड सोलेस्की मुस्कुराया। अब जब आप डाउलॉर्ड बन गए हैं तो आप वास्तवेन महल के चौथे महल स्वामी हैं। ये हमारे अवरोधों और प्रतिबंधात्मक मंत्रों के लिए केंद्रीय नियंत्रण तंत्रों में से एक है। अगर आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप महल के भीतर वापस जा सकते हैं। बोलते हुए उसने एक काले सुनहरे दांतेदार डिस्क सौंपी जो जटिल दिव्य रूनों से ढकी हुई थी।
ये चीज पूरे वास्तवेन महल के मुख्य नियंत्रण का हिस्सा थी। इन मुख्य नियंत्रणों को केवल एक बार ही बांधा जा सकता है, दाऊ लॉर्ड सोलिस्की ने कहा। इन्हें बांधने के बाद इन्हें फिर कभी कोई बांध नहीं सकता। ये सुरक्षा कारणों से था। अगर वास्तवेन महल के किसी एक महल स्वामी की मृत्यु हो जाती और उनका विरोधी मुख्य नियंत्रणों पर कब्जा करके उन्हें बांध लेता तो यह अस्वीकार्य था। आखिरकार ये स्थान अनगिनत युगों से वास्तवेन महल का मुख्यालय रहा था। डिस्क को बांधने के बाद निंग को वास्तवेन महल में फैली कई जटिल और शक्तिशाली संरचनाओं का आभास हुआ। उनकी शक्ति वाकई अद्भुत थी। तो मैं चल दूंगा। निंग ने दूसरों की ओर देखा, फिर एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो उड़ गई। सावधान, सोलेस्की ने पीछे से पुकारा। डाउलॉर्ड्स ब्राइटफिश, बैटल मास्टर, पिलसेंट और सु यूजी सभी घबराहट से देख रहे थे। बड़े भाई बैटल मास्टर, डार्कनॉर्थ को कोई खतरा तो नहीं होगा, है ना? डाउलॉर्ड ब्राइटफिश ने घबराहट से पूछा। कुल मिलाकर वह शायद क्लियरविंड का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वह तलवारबाज है। वे युद्ध में बहुत कुशल होते हैं। बैटल मास्टर रुका। हो सकता है कि वह क्लियरविंड को हरा न पाए, लेकिन खुद को सुरक्षित जरूर रख पाएगा। उसे लड़ने दो, सोलेस्की ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या वह जीत पाएगा? सु यूजी यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सकी। यह मुश्किल होगा। दरअसल उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। सोलेस्की ने सिर हिलाया। भयंकर धूसर तूफान आसमान और सूरज को लगातार ढक रहा था, जिससे पूरा वास्तवेन महल दमघोटू अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर भी वास्तवेन महल के भीतर से एक रोशनी की किरण उठी। वह अवरोधक मंत्रों से बाहर निकली और फिर हवा में ही रुक गई। वह एक सफेद वस्त्रधारी युवक था जो अपनी पीठ पर एक काला म्यान लिए हुए था। साफ हवा। निंग चिल्लाया। उसकी आवाज हवा में गूंजती रही, जिससे असंख्य तलवारों की परछाइयां प्रकट हुईं। खरबों तलवार छायाएं एक साथ दूर स्थित मंदिर की ओर तेजी से निकल पड़ीं। जब तलवार छायाएं धुंधले धूसर तूफान से टकराईं, तो विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई देने लगी। धुंधली धूसर हवा के साथ साथ कई तलवार छायाएं भी बिखरने और टूटने लगीं। हालांकि जैसे जैसे वे लगातार हमला करती रहीं, तलवार छायाएं और भी ज्यादा पैदा होती गईं। जहां तक धुंधली धूसर हवा की बात है, वह भी लगातार बनती रही और बाहर निकलती रही। हवा पैट्रियार्क क्लियरविंड के दाव का बाहरी रूप थी, जबकि निंग की तलवारों की परछाइयां उसके अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव का बाहरी रूप थीं। दोनों दाव एक दूसरे के विरुद्ध और अधिक जोर से संघर्ष करने लगे। अरे, इस पूरे समय सुंदर काले वस्त्र पहने वह आदमी मंदिर में आंखें बंद किए बैठा था। वह अचानक खड़ा हुआ और मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर चला गया, जहां उसने नीचे की ओर उस सफेद वस्त्रधारी आकृति को देखा जो हवा में तैर रही थी और तलवारों की अनगिनत परछाइयों से घिरी हुई थी। तो आप डार्कनॉर्थ हैं? पैट्रियार्क क्लियरविंड ने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया। मैं हूँ, निंग ने उत्तर दिया। पैट्रियार्क क्लियरविंड ने कहा, क्या आप पहले से ही दूसरे चरण के दावलॉर्ड हैं, या आप पहले विश्व स्तर पर होने का दिखावा कर रहे थे? मैं मानता हूँ कि आपका तलवार दाव असाधारण है और यह प्रभावशाली है कि आप जैसे दूसरे चरण के एक कमजोर दावलॉर्ड के पास इतना अविश्वसनीय तलवार दाव हो सकता है। फिर भी अगर आप खुद को मेरे खिलाफ खड़ा करने का फैसला करते हैं, तो आप सचमुच अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंक रहे हैं। चलो बकवास बंद करो, मेरी तलवार खाओ। दूर खड़े निंग ने एक भयंकर गर्जना की। झनकार। उसकी पीठ पर पड़ी काली म्यान से एक उत्तरधनुष तलवार तुरंत बाहर निकल आए। पुस्तक 29, अध्याय 19, कुलपति क्लियरविंड से युद्ध। खरबों तलवार छायाओं से घिरे मध्य हवा में जी निंग ने 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट की, और उनके 6 हाथों में से प्रत्येक ने उस एकल उत्तर धनुष तलवार को पकड़ रखा था। मार डालो। निंग ने अपनी उत्तरी धनुष तलवार को ऊपर उठाया। तलवारों से अतुलनीय प्रभुत्व और शक्ति की आभा निकल रही थी। फिर उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर एक जोरदार वार किया। ऐसा लग रहा था जैसे नॉर्थवो तलवार अंतरिक्ष में एक बेहद विशाल मगर बेहद साफ सुथरी खाई काट रही हो। तलवार की रोशनी ने तुरंत उस खाई को भर दिया और लगभग तुरंत ही सीधे पैट्रियार्क क्लियरविंड की ओर बढ़ गई। इस प्रहार की शक्ति अचानक फट पड़ी, मानो कोई ज्वालामुखी जो फटने की ओर बढ़ रहा था अचानक एक पल में फट पड़ा हो। निंग अपनी ओमेगा तलवार दाव स्वर्गभंजक का इस्तेमाल कर रहा था। ओमेगा तलवार दाव कोमल या क्रूर, कपटी या प्रभावशाली हो सकती थी। ये सब उसके निजी निर्णय पर निर्भर था। तलवार के दाव के अनेक रहस्यों के एक साथ मिलते ही वे तुरंत शक्ति से भर गए। निंग ने अपने पहले वार में सीधे लड़ने का फैसला किया था, इसीलिए उसने सिर्फ एक तलवार का इस्तेमाल किया था। इतने जबरदस्त उग्र वार के लिए एक तलवार ही बेहतर थी। मृतक हेगेमोन ने खुद उस एक गहरे नीले रंग की महान तलवार का इस्तेमाल किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब 6 भुजाओं की शक्ति पूरी तरह से एक ही तलवार पर केंद्रित होती है, तो वह तलवार और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। पैट्रियार्क क्लियरविंड हवाओं की तरह शांत और अविचलित रहे। उन्होंने बस अपनी आंखें सिकोड़ी और घुराघुराहट की, फिर अपने हाथों में एक पतली सी दिखने वाली लेकिन बेहद तेज तलवार निकाली। उन्हें तलवार के दाव के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन उनके लिए तलवार या कृपाण इस्तेमाल करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। इस तलवार का पतलापन और अविश्वसनीय तीक्ष्णता उनके अपने दाव के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। भागो। पैट्रियार्क क्लियरविंड ने अपने हाथों में तलवार लेकर वार किया। अगर इसे तलवार के दाव के नजरिए से देखा जाए तो यह वाकई एक भद्दा रुख था, लेकिन जब उनके हाथों में तलवार चली तो वह तुरंत ही एक अंतहीन तूफान की तरह गरजने लगी, जो जमीन पर गुस्से से गरज रहा था। उत्तरी धनुष तलवार से निकला ज्वालामुखी विस्फोट गरजती तूफानी पतली तलवार से टकराया। भयानक, धरती चीर देने वाली शक्ति की 2 लहरें आपस में टकरा गईं। क्या? पैट्रियार्क क्लियरविंड ने चौंकते हुए कहा।
उस हमले से वह सचमुच पीछे की ओर गिर पड़ा था। एक बेहद भयानक प्रघात तरंग हर दिशा में फैल गई और अंतरिक्ष में मानो एक काली लहर उसकी जल सतह पर फैल गई हो। पर्वत श्रृंखलाएं तुरंत धूल में मिल गईं, जबकि वास्तिवन महल की दीवारें इस प्रघात तरंग को झेलने में कामयाब रहीं। जहां तक पैट्रियार्क क्लियरविंड के मंदिर का सवाल है, वह सचमुच हवा में लुढ़क गया और उसके भीतर मौजूद 7 विश्व स्तरीय साधक भय से भर गए। मालिक, कुलपति, वे सभी घबराहट से बाहरी दुनिया की ओर देख रहे थे। निंग ने बस एक कदम पीछे हटकर पैट्रियार्क क्लियरविंड को नीचे गिरा दिया था। हालांकि बाद वाले ने जल्दी से अपना पैर जमा लिया, फिर मुड़ा और ठंडी निगाहों से निंग को घूरने लगा। ये पहली बार था जब उसने निंग को सचमुच एक योग्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा। क्या जबरदस्त तलवार दाव है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दूसरे चरण का एक दावलॉर्ड मुझे धमका सकेगा। पैट्रियार्क क्लियरविंड सचमुच स्तब्ध रह गया। हालांकि उसने बस एक मामूली सा वार किया था, फिर भी वह चौथे चरण के दावलॉर्ड का वार था। आखिर वह उस आदान प्रदान में कैसे हार गया? तुम भी बुरे नहीं हो, निंग ने ठंडी आवाज में कहा। बहुत बढ़िया, तो फिर मेरी तलवार से एक और वार झेलो। पैट्रियार्क क्लियरविंड का शरीर बदल गया, हवा की तरह धुंधला हो गया। जैसे उसके हाथ में पतली तलवार फिर से उठी, एक बार फिर से वह भयानक, क्रोधित तूफानी चीख निकली। जहां तक निंग का प्रश्न है, उसने एक बार फिर बहादुरी और आत्मविश्वास के साथ अपनी तलवार को सभी 6 हाथों से पकड़ लिया और वार का सीधा सामना करने के लिए आगे बढ़ा। धमाका! इस आमने सामने की टक्कर से एक ऐसा झटका पैदा हुआ जो पिछले वाले से भी अधिक भयानक था। लेकिन इस बार जो पीछे की ओर गिरा वह निंग था। जैसा कि उम्मीद थी, सीधी टक्कर में वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। निंग का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया क्योंकि उसे पीछे की ओर उड़ा दिया गया था और वो वास्टहेवन पैलेस के चारों ओर लगे अवरोधों से टकराने से ठीक पहले रुक पाया। हालांकि ये वार तकनीकी रूप से लगभग पहले वाले वार जैसा ही है, बस कई गुना ज्यादा ताकतवर था। उसने शायद किसी दैवीय शक्ति का इस्तेमाल किया था। निंग की नीला फूल धुंध ऊर्जा ने उसे चौथे चरण के दावलॉर्ड का ऊर्जा स्तर दिया, लेकिन वह किसी भी दिव्य क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा था। अब जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी ऐसा कर रहा था, वह तुरंत नुकसान में था। अपने से ऊंचे स्तर के लोगों से लड़ने में यही एक समस्या थी। सौभाग्य से निंग एक जीवन रक्त हथियार का उपयोग कर रहा था, अन्यथा वह और भी बुरी तरह हार जाता। जब से उसने अपने जीवन रक्त हथियारों के अंदर के सार तत्वों को सुधारने के लिए अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव का उपयोग किया था, वे काफी अधिक शक्तिशाली हो गए थे। आप वास्तव में रोकने में कामयाब रहे। पैट्रियार्क क्लियरविंड का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया और उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। फिर एक बार फिर निंग की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ा। हा, क्या सचमुच तुम्हारे पास बस इतना ही है? निंग जोर से हंसा, क्योंकि उसकी पीठ पर म्यान से 5 और तलवारें उड़कर उसके बाकी 5 हाथों में आ गईं। 6 हाथ, 6 तलवारें, सभी 6 जीवनदायी हथियार थे। चलो लड़ते हैं। निंग वहीं हवा में खड़ा था और तुरंत पैट्रियार्क क्लियरविंड के सामने आने के लिए दौड़ा। मर जाओ! पैट्रियार्क क्लियरविंड ने अपने हाथों में पतली तलवार लेकर वार किया। उसकी मुद्राएं कभी नर्म तो कभी भयंकर होती। हर समय उसमें हवा का सार समाहित था और उसमें सचमुच अविश्वसनीय शक्ति थी। हालांकि निंग के पास 6 तलवारें और कई अलग अलग मुद्राएं उपलब्ध थीं। कुछ बेहद गूढ़ और रहस्यमयी थीं, जबकि अन्य भयानक ब्लैक होल जैसी लग रही थीं जिनमें भयानक स्थानिक शक्ति की तहें थीं। पहले निंग को अपने 16 हॉट मुद्रा के साथ ये प्रभाव प्राप्त करने के लिए सभी 6 तलवारों का एक साथ उपयोग करना पड़ता था, लेकिन अब जब उसके पास ओमेगा स्वॉर्ड दाव था तो वह उन सभी रहस्यों को केवल एक तलवार से समाहित कर सकता था। यह एक ब्लैक होल जैसा दिखता था, लेकिन ऐसा लगता था कि इसमें शेडोलेस मुद्रा, हेवन ब्रेकर मुद्रा और अन्य मुद्राओं के कुछ रहस्य भी समाहित थे। यह एक के विरुद्ध 6 तलवारों की लड़ाई थी और निंग की तलवारबाजी वाकई भयानक थी। फिलहाल पैट्रियार्क क्लियरविंड निंग का कुछ नहीं कर पा रहा था। आप बहुत प्रभावशाली हैं। मुझे अपनी दिव्य क्षमताएं दिखाने के लिए मजबूर करने में सक्षम होने के लिए आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। पैट्रियार्क क्लियरविंड ने एक ठंडी सिसकारी भरी और फिर तुरंत कुल 6 भुजाएं और 5 पतली तलवारें प्रकट की। 6 भुजाएं, 6 तलवारें। एक बार फिर वह सीधे निंग की ओर बढ़ा। अच्छा नहीं, निंग की सुरक्षा एक ही वार में टूट गई। दुश्मन का हमला बहुत जबरदस्त था। यह आदमी साफ तौर पर उससे काफी ताकतवर था। लगता है मैं उससे सीधे तौर पर नहीं लड़ सकता। निंग अब उन दोनों की ताकत का अंतर समझ गया। इससे पहले उसने अपनी सबसे शक्तिशाली शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक ही तलवार चलाने के लिए अपनी सभी 6 भुजाओं का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी वह हार गया था। अब जब यह दुश्मन भी 6 तलवारों का इस्तेमाल कर रहा था, तो आमने सामने की लड़ाई में उसके जीतने का कोई रास्ता नहीं था। स्वूश! निंग अचानक हवा में गायब हो गया। पैट्रियार्क क्लियरविंड क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी सफेद भौहें आश्चर्य से ऊपर उठ गईं। जब उसने अपनी नजर और अपनी दिव्य बुद्धि से उस जगह को देखा तो उसे पता चला कि कोई उसके चारों ओर बेहद भयानक गति से चक्कर लगा रहा था। तलवार की रोशनी एक बार फिर चमकी। खड़खड़ाहट! पैट्रियार्क क्लियरविंड तुरंत बचने के लिए आगे बढ़ा। कुछ ही क्षणों बाद तलवार की रोशनी की सैकड़ों हजारों धारियां चमकने लगीं। निंग का वार बहुत तेज था और उसकी चकमा देने की गति भी अविश्वसनीय रूप से तेज थी। इतनी तेज कि पैट्रियार्क क्लियरविंड कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर युद्ध की गति और चपलता में आपकी बढ़त उस बिंदु तक पहुंच जाती जहां आप अपने प्रतिद्वंद्वी से नाटकीय रूप से बेहतर हो जाते, तो आप अपने प्रतिद्वंद्वी पर बिना किसी प्रतिरोध के स्वतंत्र रूप से हमला कर सकते थे। वह इतना तेज कैसे हो सकता है?
वह वास्तविक युद्ध में इतना तेज कैसे हो सकता है? पैट्रियार्क क्लियरविंड पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। युद्ध में प्रकाश की गति से 10 गुना तेज गति से चलना अत्यंत दुर्लभ था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेगा जो ऐसा करने में सक्षम हो और जो केवल दूसरे चरण का एक दाव लॉर्ड हो। आखिर ये सनकी कहाँ से आ गया? ये जरूर उन सनकी लोगों में से एक होगा जिसने कई सुप्रीम दाव को मिलाकर एक साथ जोड़ दिया है, और उसके दाव भी उतने ही ताकतवर होंगे जितने वो खुद है। पहली बार पैट्रियार्क क्लियरविंड निंग को सिर्फ एक योग्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे बराबर के रूप में देखने लगा था। डार्क नॉर्थ निंग के हमलों से घिरे पैट्रियार्क क्लियरविंड ने अपनी 6 भुजाओं का इस्तेमाल लगभग बवंडर की तरह बचाव के लिए किया। उन्होंने ठंडी और गहरी आवाज में पुकारा, तुम सचमुच मेरे लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी हो। दुर्भाग्य से आखिरकार तुम सिर्फ दूसरे चरण के एक दाव लॉर्ड हो। मेरी 6 हवाओं की गुप्त कला का स्वाद चखो। जैसे ही उसकी आवाज आसमान में गूंजी, गड़गड़ाहट, पैट्रियार्क क्लियरविंड के लंबे सुंदर काले वस्त्र फड़फड़ाने लगे और तूफानों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। हवाएं 6 प्रकार की थीं: नीली हवा, लाल हवा, नीली हवा, बैंगनी हवा, सफेद हवा और काली हवा। 6 प्रचंड तूफान प्रकट होते ही फूट पड़े और निंग की ओर बढ़ते हुए आसमान को भर दिया। पैट्रियार्क क्लियरविंड ने देखा कि अगर वह निंग को मार भी न पाए तो भी वह उसे रोक सकता था और उसे इतनी तेजी से आगे बढ़ने से रोक सकता था। ये देखकर निंग हवा में ही रुक गया। साफ हवा, इस तरह के पार्लर के करतब काम नहीं आएंगे। निंग के शरीर से तुरंत बिजली की किरणें निकलने लगीं। बिजली गहरे सुनहरे रंग की थी, इतनी गहरी कि लगभग काली, बस अंदर सोने की कुछ झिलमिलाहटें थीं। साथ ही उसने पानी की एक तेज धारा भी छोड़ी जो पूरी तरह से बर्फ सफेद रंग की थी। जैसे ही वह प्रकट हुई, उसने एक ऐसी शीतलता का आभास दिया कि अंतरिक्ष भी जम गया। सेप्टेसेंस गड़गड़ाहट और सेप्टेसेंस पानी। निंग की नीले फूलों वाली धुंध की ऊर्जा पहले से ही चौथे चरण के दाव लॉर्ड की ऊर्जा के बराबर थी, और उसके पास अध्ययन के लिए 7 लीफ पल अध्याय भी थे। सेप्टेसेंस थंडर और सेप्टेसेंस वाटर तकनीकों में महारत हासिल करना उसके लिए काफी आसान था। जाओ। निंग की निगाहें ठंडी पड़ गईं जब गहरी सुनहरी बिजली प्रलयकारी ढंग से नीचे की ओर गरजी और पानी की असीम ठंडी धारा उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को जमा गई। इससे भी बदतर, वे एक दूसरे के चारों ओर घूमते और कुंडलित होते रहे, जिससे एक बेहद भयानक और विशाल भंवर लोक बन गया। यह निंग के नए ओमेगा स्वॉर्ड दाव के यिन यांग स्वॉर्ड डोमेन की शक्ति थी, जब इसे बिजली पानी के डोमेन के रूप में इस्तेमाल किया गया। ये सामान्य रूप से सेप्टेसेंस थंडर और सेप्टेसेंस वाटर का उपयोग करने से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। बिजली पानी का वह अंधेरा क्षेत्र अपनी सीमा में आने वाली हर चीज को चकनाचूर कर सकता था। जैसे ही वह 6 प्रकार की हवाओं से टकराया, 6 प्रकार की हवाओं ने क्रोध की भयानक चीखें निकाली और वह टुकड़े टुकड़े होने लगा। जाहिर है वह वास्तव में कमजोर था। क्या? पैट्रियार्क क्लियरविंड का चेहरा अंततः पीला पड़ गया। वास्तेवेन पैलेस के भीतर दाव लॉर्ड सोलेस्की, बैटल मास्टर, ब्राइटफिश, पिल्सेंट और सू यूजी पूरे समय ये सब देख रहे थे। वे सभी भी दंग रह गए। इस युद्ध में शक्ति का अत्यधिक विनाशकारी स्तर शामिल था और दोनों पक्ष लगभग सर्वनाशकारी तकनीकों का उपयोग कर रहे थे। पैट्रियार्क क्लियरविंड लंबे समय से एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। किसने सोचा होगा कि जी निंग वास्तव में उनसे लड़कर उन्हें रोक पाएगी? डार्कनॉर्थ का बिजली पानी तलवार वाला क्षेत्र वास्तव में उस पागल की 6 हवाओं की गुप्त कला को ध्वस्त करने में सक्षम था। दाव लॉर्ड सोलेस्की ने आश्चर्य से आह भरी। ओह, यह वाकई बहुत प्रभावशाली है। मुझे लगा था कि इस लड़ाई में वह निश्चित रूप से नुकसान में रहेगा और खुद को जीवित रखने के लिए उसे अपनी गति पर निर्भर रहना होगा। अब ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच युद्ध शक्ति का अंतर इतना अधिक नहीं है और गुप्त कलाओं के मामले में भी वह बढ़त पर है। उस पागल के लिए ये लड़ाई जीतना आसान नहीं होगा। अगर वह जीतना चाहता है तो उसे शायद अपने हताशा भरे हमले करने होंगे। वह वास्तव में क्लियरविंड से लड़ने में सक्षम है। दाव लॉर्ड बैटल मास्टर ने भी आश्चर्य से आह भरी। मास्टर, सू यूजी की आंखें इस लड़ाई को देखकर उत्साह से चमक रही थीं। पुस्तक 29 अध्याय 20 हिगिमन्स कवच। बिजली और पानी का एक भयावह भंवर सा संसार आकाश में भर गया, जो पैट्रियार्क क्लियरविंड के चारों ओर घूमते हुए पूर्ण विनाश की आभा उत्पन्न कर रहा था। उसकी गुप्त कलाएं इतनी प्रबल कैसे हो सकती हैं? वह तो बस दूसरे चरण का एक दाव लॉर्ड है। उसने किस तरह की अलौकिक, चौंकाने वाली विरासत को उजागर किया? कुलपति क्लियरविंड सचमुच स्तब्ध रह गए। जैसे ही हवा के झोंके उनके चारों ओर घूमने लगे, उनका दिव्य शरीर धुंधला होने लगा, जो सेप्टेसेंस वज्र और सेप्टेसेंस जल की विनाशकारी शक्ति को कम करने की कोशिश कर रहे थे। मार डालो। निंग एक प्रकाश की किरण में बदल गया और एक बार फिर पैट्रियार्क क्लियरविंड की ओर बढ़ा। तुम्हें लगता है कि मुझसे निपटने के लिए इतनी छोटी सी गुप्त कला ही काफी है? पैट्रियार्क क्लियरविंड गुस्से से दहाड़ा। हालांकि वह जल बिजली के क्षेत्र से दबा हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर की प्रचंड हवाओं ने ऐसा कर दिया था कि बिजली और पानी के लिए उस पर वार करना मुश्किल हो रहा था। पैट्रियार्क क्लियरविंड की शक्ति को देखते हुए संभवतः केवल पूर्ण नोविसेस थंडर और नोविसेस वाटर ही उसे घायल करने के लिए पर्याप्त होंगे। लेकिन जाहिर है निंग ने अपने तलवार इरादे के क्षेत्र का उपयोग केवल अपने शत्रु को घायल करने के लिए करने की कभी योजना नहीं बनाई थी। वह तो इसका उपयोग अपने शत्रु को दबाने और बांधने के लिए करना चाहता था, जिससे उसका शत्रु धीमा हो जाए और वह अपनी गति को और बढ़ा सके। मर जाओ। निंग बिजली और पानी के भयानक क्षेत्र में खड़ा था, फिर अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। एक के बाद एक भयानक तलवार प्रकाश की धाराएं प्रकट होने लगीं और पैट्रियार्क क्लियरविंड पर हमला करने लगीं। कुछ तलवार प्रकाश में भयानक भेदक शक्तियां थीं, कुछ अथाह और रहस्यमयी।
चूंकि निंग पहले से ही गति के मामले में पूर्ण रूप से आगे था, इसलिए कुछ समय के लिए पैट्रियार्क क्लियरविंड ने खुद को बुरी तरह से घुटन महसूस की। वह बस अपनी 6 भुजाओं पर भरोसा करके अपनी पूरी ताकत से बचाव कर सकता था। तुम युवा बदमाश हो। पैट्रियार्क क्लियरविंड की आंखें अचानक नीली रोशनी से चमक उठीं और उसके चारों ओर भयंकर तूफान की शक्ति तुरंत बढ़ गई, जिससे बिजली और पानी उसकी सुरक्षा को भेदने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। अच्छा नहीं। दूर स्थित वास्तेवेन पैलेस से देख रहे डाउलॉर्ड बैटल मास्टर अपनी आंखें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सके। पागल आदमी अपने जानलेवा हमले शुरू कर रहा है। डाउलॉर्ड सोलेस्की के चेहरे पर भी गंभीरता थी। भाईजी निंग इस पागल आदमी को मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी इस हमले के लिए मजबूर कर पाए। फिर भी भाईजी निंग बहुत तेज हैं। अगर वह पीछे हटने का फैसला करते हैं तो क्लियरविंड उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्लियरविंड अपनी उन्मत्त अवस्था को हमेशा के लिए बरकरार नहीं रख सकता। इसमें बहुत ज्यादा दैवीय शक्ति खर्च होती है। मास्टर पीछे नहीं हट रहे हैं। सू यूजी घबरा गया। डाउलॉर्ड ब्राइटफिश और डाउलॉर्ड बैटल मास्टर भी घबरा गए। मैंने उसे जो जेड स्लिप दी थी उसमें क्लियरविंड के जानलेवा हमले की विस्तृत जानकारी थी। उसे तुरंत पहचान लेना चाहिए था। डाउलॉर्ड सोलेस्की भी बेचैन था। स्वर्ग में इन 2 शक्तिशाली दैत्यों के बीच युद्ध बेहद भयानक था। उसका अवतार अकेले समय पर वहां पहुंचकर मदद नहीं कर पाता, और न ही उसमें इतनी ताकत थी। मर जाओ। पैट्रियार्क क्लियरविंड की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं और उनके हाथों में मौजूद सभी 6 पतली तलवारें एक साथ एक भ्रामक सरल मुद्रा में कट रही थीं। एक बार जब ये प्रहार हुआ तो ऐसा लगा जैसे दुनिया ही बिखर रही हो। हवा जोर से चीख रही थी और अनगिनत तूफान निंग को झकझोर रहे थे। तलवार इरादे के बिजली पानी के क्षेत्र को पूरी तरह से तहस नहस कर रहे थे, जो उन्हें जरा भी रोकने में असमर्थ था। शक्ति में अंतर साफ और भारी था। यही वह घातक तकनीक थी जिसने पैट्रियार्क क्लियरविंड को अनंत प्रदेशों में प्रसिद्ध बना दिया। इसके बिना वह चौथे चरण का एक अपेक्षाकृत शक्तिशाली डाउलॉर्ड मात्र था। इसके साथ वह चौथे चरण के अधिकांश अन्य डाउलॉर्डों के जीवन को खतरे में डालने में सक्षम था। डाउलॉर्ड बैटल मास्टर ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया क्योंकि वह इस हमले में मारे जाने से चिंतित था। निंग तेज गति से पीछे हटने में पूरी तरह सक्षम था। हालांकि बैटल मास्टर के पास निंग जितनी गति नहीं थी। इस प्रकार की हत्या की तकनीक वास्तव में एक प्रकार की निषिद्ध कला थी, जिसमें अत्यंत चौंकाने वाली मात्रा में दैवीय शक्ति का उपयोग किया जाता था। वह इससे भाग तो नहीं रहा। पैट्रियार्क क्लियरविंड की आंखें और भी ठंडी हो गईं। झंकार। निंग ने रक्षात्मक मुद्रा में सभी 6 तलवारों से बहादुरी से हमला किया। अपने ओमेगा तलवार दाव के 16 और रुख के रहस्यों का उपयोग करके अपने चारों ओर पूर्ण अंधकार का क्षेत्र बना लिया। बूम। भयानक हवाएं उसकी सुरक्षा को ऐसे चीरती हुई चली गईं मानो वे कागज हों, और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया। वे सीधे निंग के आसपास के अंधेरे क्षेत्र में घुस गईं। इस अथाह क्षेत्र को पल भर में चकनाचूर कर दिया और फिर उस क्षेत्र के पीछे निंग के असली शरीर से टकराकर सीधे टकराईं। नहीं। वास्टहेवन पैलेस में वापस आकर सू यूजी की आंखों में घबराहट दिखाई दी। क्या? क्यों? सोलेस्की को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि निंग इतना आत्मघाती कदम उठाएगा। वह जानता था कि यह जानलेवा हमला कितना घातक था। उसने इसे टाला क्यों नहीं? धमाका। भयानक प्रहार सीधे निंग पर पड़ा, लेकिन निंग ने जो प्राचीन कवच पहना हुआ था वह अनगिनत दिव्य रूनों की कई परतों से ढका हुआ था। जब प्रहार की आघातकारी शक्ति कवच से टकराई तो उसका अधिकांश भाग तुरंत अवशोषित होकर नष्ट हो गया और कुछ शक्ति वास्तव में ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, जो फिर प्रहार के विरुद्ध वापस लौट आई, जिससे वह और भी कमजोर हो गया। वास्तविक प्रक्रिया का वर्णन करना काफी जटिल होगा, लेकिन जब तक प्रहार की शक्ति इस कवच से होकर गुजरी तब तक उसकी मूल शक्ति का 1/1000वां हिस्सा भी नहीं बचा था। शेष शक्ति निंग के पूरे शरीर में समान रूप से फैल गई और इससे उसे नगण्य क्षति हुई। हेगेमोन का ये कवच वाकई असाधारण है। निंग खुशी से भर गया। तलवार के दाव का दिवंगत हेगेमोन स्वाभाविक रूप से निकट युद्ध में माहिर था। उसका सबसे महत्वपूर्ण खजाना स्वाभाविक रूप से वह गहरे नीले रंग की महान तलवार थी, लेकिन उसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खजाना वह कवच था। गोलियों की प्रतिमूर्ति ने अपने प्यारे आदमी के लिए ये कवच बनाने में अपना सारा खून, पसीना और आंसू बहा दिए थे। इसमें कोई खास गुण नहीं थे। ये समझना जरूरी है कि ज्यादातर शक्तिशाली कवचों में कई खास गुण होते हैं, जैसे हमलावरों पर वार को रोकना या फिर शक्तिशाली गुप्त कलाएं। हालांकि हेगेमोन का कवच बहुत ही साधारण था। इसमें सिर्फ एक ही गुण था, रक्षा। वस्तुतः सभी हमले अपनी मूल शक्ति के 1000वें हिस्से तक सिमट जाएंगे। शायद किसी हेगेमोन का हमला बेहतर होगा, लेकिन तब भी उसकी शक्ति सामान्य शक्ति का केवल 100वां हिस्सा ही होगी। इस कवच के कारण तलवार हेगेमोन का शरीर पूरी तरह से अक्षुण्ण रहा। निंग ने उस घातक प्रहार को बलपूर्वक सहने का चुनाव इसलिए किया क्योंकि उसे कवच पर पूरा भरोसा था। लेकिन अगर उसके पास कवच नहीं भी होता तो भी उसे डर नहीं लगता, क्योंकि वह हेगेमोन की सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता, तलवार दाव शरीर का 1000 साल से भी ज्यादा समय से प्रशिक्षण ले चुका था। उसका शरीर पहले से ही एक निम्न श्रेणी के शाश्वत हथियार के बराबर था। अगर वह प्रशिक्षण जारी रखना चाहता था तो उसे कुछ खास खजानों का इस्तेमाल करना होगा। एक उच्च स्तरीय दाव हथियार से निम्न स्तरीय शाश्वत हथियार बनना एक मामूली सुधार लग रहा था, लेकिन शाश्वत हथियारों और दाव हथियारों के बीच एक गुणात्मक अंतर था। उदाहरण के लिए पैट्रियार्क क्लियरविंड उच्च स्तरीय दाव हथियारों को नष्ट करने में सक्षम था, लेकिन वह निम्न स्तरीय शाश्वत हथियारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। बाहर से तो हेगेमोन का कवच उसकी रक्षा कर रहा था और अंदर से एक शक्तिशाली दिव्य शक्ति,
पैट्रियार्क क्लियरविंड उसे कैसे घायल कर सकता था। धमाका। जब उस पर हमला हुआ तो वह खुद को रोक नहीं पाया और पीछे की ओर उड़ गया। अपनी तलवार इरादे की बिजली पानी की शक्ति के कारण ही वह खुद को स्थिर कर पाया और रुक पाया। काफी मजबूत। निंग ने मुस्कुराते हुए प्रशंसा में सिर हिलाया। तुम। पैट्रियार्क क्लियरविंड की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई और वह अविश्वास से निंग को घूरने लगा। कैसे हो? भले ही डार्कनॉर्थ की मृत्यु नहीं हुई हो, लेकिन कम से कम उसे गंभीर चोट तो लगी होगी। तुम्हारी हत्यारी तकनीक पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हारे पास उतनी शक्ति भी नहीं है जितनी तुम्हें चाहिए। निंग ने अपना सिर हिलाया। हेगेमॉन के कवच के बिना भी उसके दिव्य शरीर की दृढ़ता चौथे चरण के अधिकांश डाउनलॉर्ड्स से कहीं अधिक थी। निंग ने स्वर्ण मूर्ति तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल करने के लिए पहले ही भारी कीमत चुकाई थी, जिससे उसका शरीर उच्च श्रेणी के डाउ हथियारों के बराबर हो गया। एक और दिव्य क्षमता सीखना जो उसके शरीर को और उन्नत कर सके और उसे एक शाश्वत हथियार, यहाँ तक कि एक निम्न श्रेणी के हथियार के बराबर बना सके, काफी कठिन था। ऐसी क्षमता की कीमत बहुत अधिक होती, जिससे चौथे चरण के अधिकांश डाउलॉर्ड्स भी ऐसी कोई तकनीक नहीं सीख पाते। तलवार दाव शरीर में महारत हासिल करने पर आपका शरीर एक सर्वोच्च शाश्वत हथियार के बराबर हो जाएगा। आखिरकार ये हेगेमॉन की अपनी दिव्य क्षमता थी। वह इतना निस्वार्थ होकर इसे दूसरों को इसलिए दे पाया क्योंकि वह मर चुका था। सम्राट मिरजनो या सर्वशक्तिमान ब्राइट शो हेगेमॉन जैसे जीवित लोग विरासत दूसरों तक पहुंचाते समय अपने निजी इस्तेमाल के लिए हमेशा कुछ तुरुप के पत्ते छिपाकर रखते थे। मैं प्रभावित हूँ। पैट्रियार्क क्लियरविंड ने अचानक हाथ हिलाया, जिससे दूर स्थित मंदिर अचानक उनकी ओर उड़ाया। फिर वे सीधे मंदिर में उड़ गए। अरे! निंग चौंका। लड़ाई बस यूं ही खत्म हो गई। फिर भी निंग कुछ नहीं कर सकता था। वह चाहता तो जा सकता था, लेकिन चूंकि पैट्रियार्क क्लियरविंड असल में उससे ज्यादा ताकतवर था, क्लियरविंड भी अपनी मर्जी से जा सकता था। क्या तुम जाने की योजना बना रहे हो? हवा में निंग ने पूछा। अभी नहीं, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम अच्छी तरह से बातचीत करें, पैट्रियार्क क्लियरविंड ने अपने मंदिर के अंदर से कहा। निंग की बेतहाशा तेज रफ्तार से वह पूरी तरह डर गया था। अगर वह अपने मंदिर के साथ छिपा रहता और उसकी संरचनाओं पर निर्भर रहता तो निंग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सोलेस्की, बैटल मास्टर, पैट्रियार्क क्लियरविंड जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज आसमान में गूंज रही थी। अब हम बात कर सकते हैं। भयंकर धूसर तूफान बहुत पहले ही गायब हो चुका था। निंग ने अपनी तलवारबाजी की बिजली पानी वाली नीयत भी मिटा दी और आसमान एक बार फिर शांत और धूप से भरा हो गया। हा पागल, तो आखिरकार बात करने को तैयार हो? वास्तेवेन महल से रोशनी की दो किरणें निकलीं। वे डाउलॉर्ड सोलेस्की और डाउलॉर्ड बैटल मास्टर थे। डाउलॉर्ड सोलेस्की हंसा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम 1 या 10 अराजकता चक्रों के लिए वास्तेवेन महल को घेरने वाले हो? तुम अभी बात क्यों करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ? तुम सचमुच अपनी अहमियत को ज्यादा आंक रहे हो। ये सब मेरी ही गलती थी, पैट्रियार्क क्लियरविंड ने कहा। सोलेस्की, मेरे दोस्त, कृपया बुरा मत मानना। डाउलॉर्ड सोलेस्की की आंखें बाहर निकल आईं और डाउलॉर्ड बैटल मास्टर भी स्तब्ध रह गया। यहाँ तक कि निंग भी स्तब्ध रह गया। क्या वह आदमी अपनी गलती मान रहा था? वह सोलेस्की को मेरा दोस्त कहकर भी संबोधित कर रहा था। आहा, पागल, किसी के आगे सिर झुकाना तो बहुत कम होता है, लेकिन हम दोनों इतने लंबे समय से झगड़ रहे हैं और अचानक तुम्हारा मुझे मेरा दोस्त कहना मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता है। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने उपहासपूर्वक पैट्रियार्क क्लियरविंड की ओर देखा। तुम मेरे भाई जी निंग को नहीं मार सकते, लेकिन वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या तुम अपने उस तीसरे चरण के डाउलॉर्ड को छुड़ाने के लिए अपना सिर झुका रहे हो? उसे फिरौती देकर वापस लाना इसका एक हिस्सा है, पैट्रियार्क क्लियरविंड ने अपने मंदिर के भीतर से कहा। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे दोनों पक्ष सुलह कर लें। आइए हम एक ही हाथ मिलाकर अपने सारे पुराने गिले शिकवे मिटा दें और फिर कभी दुश्मनी न करें। अगर आप कोई शर्तें जोड़ना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो आप आगे बढ़कर उन्हें बता सकते हैं। पैट्रियार्क क्लियरविंड को ठीक ठीक पता था कि वह क्या कर रहे हैं। उसे बैटल मास्टर का डर नहीं था, उसे सोलेस्की का भी डर नहीं था। हालांकि उसे इस डार्कनॉर्थ वाले से डर जरूर था। डार्कनॉर्थ पहले से ही दूसरे चरण के डाउलॉर्ड के रूप में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। क्लियरविंड उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। एक बार जब डार्कनॉर्थ तीसरे या चौथे चरण तक पहुंच जाता, दोनों पक्षों के बीच के झगड़े को देखते हुए शायद यही वह दिन होता जब क्लियरविंड मंदिर का सफाया हो जाता। उसके लिए सबसे अच्छा फैसला यही था कि वह इस झगड़े को तुरंत सुलझा ले, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े।